Okay. Hello, everyone. I think we should start now. And we have waited already for 7 minutes more for our students. So अब जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो two options हैं. Quickly, I will give them recap, or they will actually listen to the recording, right? Before this, I will start today's session. Let me know who is with us. Yes. If you people are comfortable, you can open your mic and थोड़ा सा अपने बारे में बता दें. तो फिर सेशन थोड़ा स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा. हाँ, we will know each other more better. So Mehreen, can you open your mic? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ओके. सो मेहरीन गुल, मुझे लगता है आई नो यू. आई थिंक आप किसी कोर्स से हैं, MCPS आई मैडम थिंक. मैं नहीं मैडम FCPS से लेके FCPS पार्ट 2 और फिर उसके बाद MRCOG पार्ट 1 एंड नाउ ओके MRCOG पार्ट 2। ओके ओके. अच्छा, मेरी एक और भी स्टूडेंट है MCPS में, मेहरीन गुल, और बहुत बहुत मैसेजिंग करती है. तो मुझे लगा शायद आप वही हैं. सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू अपेयर मेहरीन? मैडम इन जनवरी इंशाल्लाह। Great. And you said you were with us in MRCOG 1 course as well. यस मैडम। So how was your experience? मैडम चाहे मेरा FCPS का एग्जाम था, बस मतलब एक होता है ना कि अंधा एतमाद, बस मुझे यही होता है कि अगर आपके लेक्चर्स मैंने कर लिए तो इंशाल्लाह बस मैं पास हो जाऊंगी। तो इस वजह से बस। अच्छा, अंधा एतमाद अच्छा नहीं होता. तो बट आई विश आपका एतमाद टूटे ना. तो MRCG 1 का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इंशाल्लाह। Up to you were satisfied with that course? जी मैडम बहुत अच्छा था, बल्कि मैंने किया ही सिर्फ आपका कोर्स का मटेरियल है, कोई बाकी मैंने कोई मतलब चीजें ना कोई बुक मंगवाई ना कुछ कुछ किया। बस बच्चे भी हैं और जॉब भी है, तो बहुत कम टाइम मिलता है स्टडी का, तो बस वही आपके लेक्चर सुने और आपका जो मटेरियल था ना सारा पार्ट 1 का, बस वही किया था और अल्लाह ताला ने फिर करम किया। गुड. एंड स्कोर क्या था आपका? मैडम मेरा था 77 आई थिंक, मुझे अब याद ओके. नहीं था इतना ही। ये पिछली जनवरी में मेरा, ओके, गुड हाँ स्कोर. जी हुआ मैडम, गुड फर्स्ट अटेम्प्ट स्कोर. में था। I can understand बच्चे आपके. I can understand. Okay, okay. Nice to talk to you, Mehreen. So, असल में सहर. So, सहर है हमारे साथ सेकंड. सहर, आप कुछ कहना चाहेंगी या may I know about you? थैंक यू डॉक्टर हिरा, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत हेल्प आपकी थी इसमें कोई दो बात नहीं है। और वाकई आपका कोर्स इतना अच्छा था कि हमें जरूरत नहीं पड़ी ना कि हम कुछ और भी देखते, टाइम भी नहीं था थोड़ा सा, और दूसरे क्योंकि हम लोग के अपने काम भी कर रहे होते हैं और फैमिली भी देख रहे होते हैं, ये तो दोनों अभी आपने चीजें के एग्जाम साथ। दिया है या दे चुके हो? कौन से कोर्स से हो? मैं दे चुके, पार्ट 1 हो अभी हुआ है ना मेरा। अभी रिजल्ट आना है. जी जी चलें, जी। यू आर कॉन्फिडेंट एनफ एंड यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी, इसका मतलब अच्छा हुआ है पेपर. गुड. चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर जनवरी एज वेल. एंड आई विश कि आपका MRCG 2 का एक्सपीरियंस भी विद नेट होम उतना ही अच्छा हो जितना MRCG 1 का है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके. सो साजिदा, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. मैम मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, आपकी मैं स्टूडेंट थी। 2019 में मैंने ना FCPS किया था अक्टूबर में, तो तब भी 2019. मेरा जी फर्स्ट बैच जी था. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था माशाल्लाह से। मतलब मैंने ऐसा ना, मेरी तब कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी। इवन मैं जो हमारा लॉन्ग केस था ऑस्कीज थी, वो मैंने कोई भी उस तरह से लाइव ना वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड नहीं की थी। बस जो भी आपने ग्रुप में बताया था वही करके, थ्योरी भी मैंने आपके कोर्स से ही की थी, और फिर मेरा ऑस्की और शॉर्ट केस लॉन्ग केस भी आपके कोर्स से ही हुआ था माशाल्लाह से। गुड तो साजिदा, अभी हैप्पी टू नो अबाउट यू.
आई थिंक 6 थैंक साल हो यू। गए हैं, 6 ईयर हो हाँ चुके जी, हैं। जी, जी, 6 इयर्स हो गए। और फिर मेरा मतलब एमआरसीओजी का काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। मेरे हस्बैंड एक्चुअली अब्रॉड हैं, यूके में नेशनल है वहाँ के। तो मेरा कोई प्लान नहीं था पहले जाने का। तो अब मैंने सोचा है कि मतलब अब बेटी भी है, तो उसकी वजह से मैं उसके बेटर फ्यूचर के लिए था कि मैं चली जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रेट। एमआरसीओजी ट्राई करती हूँ। अभी मैंने नहीं नहीं, फर्स्ट ट्राई नहीं करना, बस नो नो नो, ट्राई नहीं करना, अब बस करना मतलब है। मैं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने पार्ट 1 अभी दिया है रिसेंटली। और ओके। आपका ही कोर्स ज्वाइन किया था मैंने। स्टार्ट में मेरे कुछ मतलब मैं थ्योरी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकी, फिर मैंने डॉक्टर मारिया से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर आप मतलब सही तरह से 5 to 6 आवर्स पर डे दे सकती हैं जो 3 महीने रहते हैं, तो आप हम्म। ना हमारा जो ये 2 कोर्सेज थे, क्रैश कोर्स और रैपिड रिवीजन, वो करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा ना। तो मैंने फिर वही 2 कोर्सेज किए हैं। मतलब उस तरह से थ्योरी कोर्स तो मैं नहीं कर सकी, और लेकिन सारा यू जो आर भी सेटिस्फाइड विद द आपका एग्जाम? हाँ मैम, लगता है कि इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। अब देखें चलिए, क्या बताना भी फिर मुझे। क्या जी So तो again, you are here in IMRCG 2 and I believe कि जी आपका मैं जी जी IMRCG 1 जैसा एक्सपीरियंस हो, FCPS 1 FCPS की तरह एक्सपीरियंस हो, और आप 2 भी जी इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह क्लियर करें। इन, जी Best wishes, इंशाल्लाह। Saida, for थैंक you. यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। And who is next? वर्दा, साक्षी, आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे? Anyone among you? कोई फोर्स नहीं कर रही मैं, लेकिन अच्छा है ना कि राइट फ्रॉम फर्स्ट डे हम एक दूसरे को जानते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वर्दा नहीं हूँ, ये मेरी बेटी का नाम है। मैं ओके डॉक्टर रानी हूँ। ओके। और हम लोग, मैं मक्का से हूँ। एफसीपीएस मैंने भी 2019 में पास किया था, अक्टूबर में। हम्म। तो बस अभी कुछ भी नहीं करना चाह रही, सिर्फ अपना नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए आपका कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी काफ़ी देर से, किताबों को हाथ नहीं लगाया। तो फिर मैंने नबीरा से मशवरा किया, मैं क्या कोई गाइडलाइंस वगैरह किस में मिलेंगी, तो उन्होंने कहा इस कोर्स में। तो मैं कहा तो यू चलो वांट टू मैं एक्चुअली हाँ पढ़ लेती रिवाइज हूँ। योर गाइडलाइंस, अप टू डेट रहना चाहते हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ एमआरसीजी 2 जी, इज ओनली अबाउट गाइडलाइंस एंड रीसेंट अपडेट्स, तो गुड चॉइस। हाँ जी, वही ना, काफी अरसा हो तो गया किताबों को लेकिन हाथ नहीं एग्जाम लगाया। एग्जाम नहीं दे रहे हो जनवरी का, यही नहीं मतलब नहीं, है बस। एग्जाम मैंने कोई भी नहीं देना, बस वो हाँ सब गुड। मैं अब दे रेयर दिए केस है जितने भाई। देने थे। एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं अब ले सकते। 47 ईयर्स ओके। एज में अच्छा, अब मुझे वर्दा इतना वर्दा ही मुझे ना, काफी। मुझसे बात करना है आफ्टर सेशन ना, इनबॉक्स करना, ठीक है? ओ, सिर्फ आपने नॉलेज ही ओ, अपडेट करना है, तो देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, वाई टू एक्चुअली एक इतना क्या कहूँगी मैं, हाई एनर्जी कोर्स में एंटर होना, आप स्ट्रेस ले नहीं पाओगे। हाँ वही ना, मैं चाह तो रही हूँ मुझसे कि बात नहीं, लेकिन कीजिएगा। मैं चाह रही थी कि ना ये सऊदीया का कंसल्टेंट एग्जाम भी देना चाह रही हूँ। उसमें भी ना वो गाइडलाइंस के मुताबिक ही सारा ओके कुछ ओके, आई सुनते हैं। गॉट इट, आई गॉट कुछ इट। जो एक्सपीरियंस जो चीज चाहिए सऊदी होता है। लाइसेंस एग्जाम देते हैं उनको वी हाँ जी, हाईली रिकमेंड देम टू डू एमआरसीओजी 2 कोर्स, या उसकी तैयारी हाँ करें। जी, क्यों, हाँ जी, क्योंकि गुड। मैंने अभी मेरी सीनियर रजिस्ट्रार की है रजिस्ट्रेशन ना यहाँ पे। तो यहाँ का सीनियर रजिस्ट्रार होता है ना, असिस्टेंट कंसल्टेंट। आई गॉट इट, आप मुझे जरा थोड़ा हाँ पर्सनली जी, बताइएगा, थोड़ा सा रेयर केस हाँ है आपका, जी, तो आई थिंक आई कैन बेटर हेल्प यू। So, Stakshi, you want to say something? अच्छा। And I think so you can understand Urdu or Hindi as well. Okay. Stakshi, you are not actually comfortable to talk. Okay, no worries. चलें, किसी को भी like it's your only will if you want to talk. Otherwise, we will start the session, right? So let's start. काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ इस तरह का ओरिएंटेशन सेशन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, चाहे यूट्यूब या जो भी एमआरसीयूजी के कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, इस तरह का कोर्स नहीं होगा, इतना जेन्युइन, ऑनेस्ट, सिंसियर। सो बिफोर प्रिपरेशन में आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आरसीयूजी की वेबसाइट ओपन करें, और वहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट है कि एमआरसीजी 2 के स्टडी सोर्सेज क्या हैं, कितनी दफ़ा आप अपेयर हो सकते हो, क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं फॉलो करने के लिए, और एवरीथिंग। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे महसूस हुई वो मैंने उठा ली हैं। एक तो ये की डेट्स हैं, यू मस्ट नो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बिफोर 9 सितंबर आपने भेजना है फॉर एमआरसीजी 2। बुकिंग विंडो आपकी 21 अक्टूबर को ओपन हो जाएगी, और जैसे ही ओपन होगी फर्स्ट कम फर्स्ट फाइंड पे आपने फ़ौरन ही अपनी सीट बुक करानी है, विद इन आवर दे विल बी सोल्ड, मुश्किल हो जाएगी वरना। क्लोज ये होती है 9 को, लेकिन आपने 21 अक्टूबर के फर्स्ट आवर में ही इसको बुक कर लेना है। बुकिंग पे मैं थोड़े से और टिप्स भी दे दूंगी जब बुकिंग आपके डेट नज़दीक आएगी, ठीक है?
एनीवे एग्जाम आपका 15 जनवरी को होगा इंशाल्लाह 2026 में, और होपफुली यू विल पास इट विद अस ऑन 11 Feb, राइट, इंशाल्लाह। ओके, सो ये की डेट्स हैं, ये ज़रूर आपने याद रखनी है। अटेम्प्ट्स के बारे में आप लोग मल्टीपल टाइम पूछा था, तो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वेबसाइट से अगर कोई चीज़ मुझे लगी काम की, तो ये 2 चीज़ें थी, एक तो की डेट्स और दूसरा ये कि हाउ मैनी टाइम्स यू कैन अटेम्प्ट। एक्चुअली जो यूके बेस्ड ट्रेनिंग रूट में है उनके लिए 6 अटेम्प्ट हैं, ठीक है, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए इट्स नॉट लाइक काउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जो MRCOG 2 की ट्रेनिंग यूके में ही कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है काउंट। अच्छा, कुछ राइट क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर पूछने चाहिए बिफोर जंपिंग, कि आपने MRCOG 2 देना है, कब देना है, कैसे देना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या नहीं है, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू, मैं तो कहूँगी कि अगर आपने 1 दिया तो ऑब्वियसली आपने 2 देना ही देना भी चाहिए, ठीक है, और 2 दिया तो 3 भी करें, क्योंकि एज ए होल MRCOG की डिग्री आपकी काउंट होगी, या आप इसकी बेस पे बेनिफिट्स ले सकते हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन डूएबल है इजीली, अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, एंड यू नो एग्जैक्टली कि एग्जाम में आता क्या और आप वही पढ़ो। अदरवाइज एनीथिंग, जो भी आप कोई भी स्टडी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करोगे तो यू विल बी टोल्ड टू डू बंडल ऑफ GTGs, नाइस टॉक्स, लेकिन ट्रस्ट मी ये करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको शुरू ही से ही पता हो कि एग्जाम में क्या आता है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लिया हुआ है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, इस सेशन के नीचे ये भी यूट्यूब पे आएगा और लिंक मैं अटैच कर दूंगी, और उसका नाम है कि हाउ 200 MRCOG 2 एग्जाम क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूल वाइज, ठीक है। टोटल 18 मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल से एग्जाम में को क्या आता है, और यकीन करें दे डोंट रिपीट रिकॉल्स, दे रिपीट कॉन्सेप्ट्स। अगर उन्होंने आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि यू नो अबाउट ओव्यूलेशन इंडिकेशन और इट्स वैल्यूज, कब कराना है, अगर कराना है तो इसकी वैल्यूज कैसे इंटरप्रेट करनी है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। इसके लिए आपको ढेर बहुत सारे क्वेश्चंस करना, ब्लाइंडली उनको क्रैम करना, रिकॉल्स को ब्लाइंडली क्रैम करने की जरूरत नहीं है। वंस यू विल पिक द कॉन्सेप्ट, वो जैसे मर्जी घुमाएं, यू आर कंफर्टेबल, यू कैन इजीली पिक। तो इस तरह अगर स्मार्ट पढ़ोगे तो ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये आराम से पास हो जाता है, ठीक है, और डुएबल है, लोग कर रहे हैं। अच्छा, एनीवे जो ऑनेस्ट, इसका मैं डाटा बताऊं ना, ऑनेस्ट डाटा बता दें घबराना तो नहीं है। यू वांट टू इंटरेस्टेड टू लिसन द ऑनेस्ट डाटा कि कॉलेज का डाटा क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं MRCOG 2 में, उनमें से पास कितने होते हैं, डू यू नो? महरीन, सहार, सारदा। वैसे इट शुड नॉट बी योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। चाहे 20% पास होते हैं, चाहे 60% पास होते हैं, ठीक है, तो आप ही तो वो हो जो उन 20% में फॉल करने वाले हो, और आप ही तो वो हो जो उन 80% में फॉल करने वाले हो, गॉट इट? तो वट एवर इज द पासिंग रेट, अगर आपने एग्जाम को उसके मुताबिक तैयार किया, अप्रोच किया, तो आपने तो पास होना ही होना है ना। फेल तो वो होंगे ना जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं स्टडी मटेरियल को, ब्लाइंडली बस गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, कोई स्मार्ट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको पता ही नहीं उनके 200 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो शायद ये उनके लिए डिफिकल्ट हो, आपके लिए नहीं होगा। एनीवे जो टोटल पासिंग रेट है, अगर मैं बहुत अच्छा बताऊं तो ये 60% है, और उन 60% में 40% आर रिपीटर्स एक्चुअली, एंड यूके बेस्ड कैंडिडेट्स, एंड 25 आर अप्रोक्सीमेटली 20-25 ये फर्स्ट टाइम जो अपेयर हो रहे होते हैं, उनका डाटा है, ये रफली कैलकुलेट हुआ है, गूगल से ही निकाला है मैंने, या फिर मैंने लाइक उन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से निकाला है जो खुद बताते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अस और हाउ मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म हैव पास्ड इट। तो वो कितना भी झूठ बोल लें तो वो 25% से ज़्यादा नहीं होता फॉर फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। ओके, चलो पासिंग रेट बता दिया, बाकी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। आपने MRCOG 1 दिया है, आप विद इन 6 मंथ आप चाहते हो कि 2 दे सकते हो, यस। अगर आपने हाउस भी OBG की है तो MRCOG 2 फिर भी डुएबल है, अगर आपको अच्छा स्टडी पार्टनर या अच्छा कोई कोर्स मिल गया जो उन चीज़ों को, उन क्लिनिकल गैप्स को फिल कर सकता है। वरना मेरी ओपिनियन ये है कि MRCOG 2 के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 6 से 12 मंथ्स का अगर OBG एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है।
और फिर जनाब जो राइट क्वेश्चन है जो आपको MRCOG 2 अटेम्प्ट करने से पहले खुद से पूछना चाहिए, और वो है कि कोर्सेज क्या मैंडेटरी है? ओके, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन फॉर मी द स्टूडेंट, लाइक जिस तरह की मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मुझे रोज़ मोटिवेशन चाहिए, मुझे रोज़ एक पता प्लानर चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है, तो मुझे इस तरह की मोटिवेशन चाहिए होती है। तो कोर्सेज में ये होती है बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ कंप्लीट प्लानर, पूरा प्लानर होता है कि अगर 4 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा तो दे गिव यू डेडलाइन कि ये मॉड्यूल 1 वीक में कंप्लीट हो रहा है, या बड़ा मॉड्यूल 2 वीक में कंप्लीट हो रहा है, और आज का टॉपिक ये है, आज की क्वेश्चन डिस्कशन ये है। तो एक्चुअली ये चीज़ें आपको ना ट्रैक पे रखती हैं, पढ़ना तो आपने खुद है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा मोटिवेटेड स्टडी पार्टनर मिल जाए तो वो किसी भी अच्छे किसी कोर्स की कमी पूरी कर सकता है, लेकिन अच्छा स्टडी पार्टनर मिलना भी तो 1 लाख है ना। ओके, अगर आपने माइंड बना लिया कोर्स अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो फिर किस तरह के कोर्सेज? एक्चुअली आप ओपन नाम लिखो गूगल पे MRCOG 2 कोर्सेज, तो यू विल फाइंड 200 कोर्सेज, 100 इजिप्ट लाइक अरेबिक कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, कुछ लाइक गल्फ कंट्रीज के होंगे, कुछ आपको इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, हाँ मिल ही जाएंगे। और आप फिर इस चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई अब मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, ठीक है। और सोशल मीडिया, AI, SEO, ये इतना ज़्यादा हो गया है, या फेक फीडबैक्स ये इतने ज़्यादा हैं कि आप ट्रू डाटा निकाल ही नहीं सकते, गॉट इट, कि कोर्स अच्छा भी है या नहीं है। तो इसके लिए ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, या तो आप पहले ही मेंटर से फेमिलियर हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मेरे ही हैं, तो यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द कोर्स मेंटर या विद मी, ये अच्छी बात है, यू आर सेफ। दूसरा ये कि although this exam is in English, जैसे MRCOG 1 था, जैसे FCPS आपने दिया, MS दिया, बट ये एग्जाम स्पीकिंग को थोड़ी है। दे विल नॉट जज यू हाउ फ्लुएंट यू आर टू स्पीक इंग्लिश, दे विल जज यू हाउ गुड यू आर इन योर कॉन्सेप्ट्स। तो अगर कोई ऐसा टेलर मेड कोर्स है जो आपको द लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड मोस्ट, ठीक है, तो वो जरूर ऑप्ट करें, ठीक है। मैंने आपको बोला ना 200 कोर्सेज आपको मिलेंगे MRCOG 2 के 200 कोर्सेज, आपको खुद भी पता है ना बस कितने ही कोर्स हैं। अच्छा, लेकिन टेलर मेड कोर्स एक ही निकलेगा जो आपके मुताबिक होगा, विच इसमें जो मेंटर होगा वो जो आपके लेवल पे आके आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहा होगा, वो बड़ा आप इजीली पिक कर लोगे। बिकॉज जो लैंग्वेज आपकी नहीं है उसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। आप क्या ख्वाब देखते हो इंग्लिश में? इफ इंग्लिश इज योर नॉट फर्स्ट लैंग्वेज, हैव यू एवर ड्रीम यूर, आपने कभी ख्वाब देखे इंग्लिश में? टेल मी सहर, सताक्षी, डेजी, कौन कौन इंग्लिश में ख्वाब देखते हैं? अच्छा, गुड। अच्छा ठीक है, लैंग्वेज इज कोई बड़ा मसला नहीं है, इंग्लिश इज आल्सो फाइन, बट अगर कोई टेलर मेड कोर्स मिल जाए तो उससे कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो 200 among all English courses, only Med Home is providing a tailor-made course which actually Urdu or Hindi speaking students can better understand. ओके अच्छा, फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि कोर्सेज में तो बहुत सारे हैं ना, आपको बताया गया कि MRCOG 2 का ज्वाइन कर लो, आपने ज्वाइन कर लिया, थ्योरी पढ़ा ली, आपको भाई पास पेपर की तरह, देन यू विल कम टू नो कि नहीं 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 दिस इज सब एक और कोर्स है वो क्रैश है, चलो भाई क्रैश भी ले लिया, फिर उसके बाद यू कम टू नो 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 नहीं क्लास मिनट भी है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं, आप जब भी कोर्स ज्वाइन करो आप उसके और कोर्स की आउटलाइन जरूर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपने अपना बजट भी तो प्लान करना है ना। अगर आप अच्छे हो थ्योरी करने में तो यू जस्ट नीड पास्ट पेपर्स, अगर आप रिपीट स्टूडेंट हो हु हैज डन थ्योरी तो यू जस्ट नीड डूइंग पास्ट पेपर्स करने, आप दोबारा से थ्योरी क्यों कर रहे हो? तो इन्वेस्ट ओनली ऑन फास्ट ट्रैक और क्रैश कोर्स, ठीक है। ओके, अगर आप उस तरह के कैंडिडेट हो जिसके रिवीजन मुश्किल होती है, लास्ट के 2 वीक मुश्किल होते हैं, बहुत सारे लोग ना जेन्युइनली डिप्रेशन में चले जाते हैं और एग्जाम फी रिफंड करने का सोच रहे होते हैं, उस टाइम उनको लास्ट पुश चाहिए होता है जो उनको ट्रैक पे रखे, और इट विल मेक श्योर कि ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट कंटेंट वो जरूर रिवाइज कर लें, तो फिर आप वही कोर्स लो। तो वाइजली डिसीजन लो कि कौन सा टेलर मेड कोर्स सूट करता है आपको, ठीक है। और
थोड़ा सा टाइम दो इस पे, जल्दी टाइम आपको जल्दी ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली विच इज़ बेटर फॉर यू। ओके, अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि थ्योरी लें और पास ये क्रैश कोर्स या पास्ट पेपर लें। यूजुअली इंक्लूडिंग मेड होम मैक्सिमम कोर्सेज में जो लास्ट मिनट रिवीजन है वो फ्री होती है। दे शुड गिव इट फ्री एक्सेस। 2 कोर्स बच्चा ले चुका है तो तीसरा तो ना लेना उसी अटेम्प्ट का, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर आप किसी भी कोर्स का थ्योरी लेते हो ना, तो नेक्स्ट इमीडिएट कोर्स में यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। और ये सभी कोर्सेज कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैडम नहीं कर रहा, सभी कर रहे होते हैं। दे ऑलवेज गिव यू देयर स्टूडेंट्स, इफ समवन इज जॉइन थ्योरी दे गिव 50% ऑफ इन क्रैश, तो यू मस्ट हैव सब आपको बेनिफिट मिल जाता है। और ये जितने भी वेबसाइट सब्सक्रिप्शंस होती हैं बेसिकली वो टाइमलाइन बाउंड होती हैं। अगर आप 6 मंथ लेते हो तो वो कॉस्टली पड़ता है, कोर्स को भी कॉस्टली पड़ेगा, है ना? मेंटेनेंस भी चाहिए, मैन पावर भी है, उनके भी सैलरीज हैं, तो इट मेक्स एक्चुअली कोर्सेज कॉस्टली। लेकिन ये इसमें आप फिर ये देखें कि आप भी 6 मंथ से ट्रैक पे होते हो। इफ़ यू थिंक सो कि लास्ट में कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ वहाँ तो फिर बहुत बम्बार्डमेंट हो जाएगी चीज़ों की, फिर आप कोप अप नहीं कर पाओगे। सो मल्टीपल इश्यूज हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी कोर्स लो भाई, वाइजली प्लान करो कि व्हाट यू वांट। चलो 1 मिनट दो, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला। ओके, चलें। मेरा मैंने कनेक्ट कर लिया चार्जर से। यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात? सनोबर, डेजी, डेजी कितना क्या नाम है? सहार, सना, असगर। चलो तो देखो, वाइज डिसीजन लेना जो भी आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, ठीक है? ओके, तो ये राइट क्वेश्चन हैं जो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करें वो सबसे पहले पूछें। एक और भी राइट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस कोर्स। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। वो तो एक स्टैंडर्ड कोर्स है, सबके लिए है, वीक स्टूडेंट के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, रिपीटर के लिए भी है। और वहाँ तो आप एक सिर्फ एक नंबर ही तो हो ना, अमंग 100 यू आर जस्ट नंबर, बट स्मॉल एंड शॉर्ट ग्रुप्स आर बेटर, ठीक है? तो ये टेलर मेड कोर्स है, दिस इज द राइट कोर्स, जिसमें स्टूडेंट्स कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, आपको आपके नाम से पहचाना जाए, आपकी एब्सेंस को फील किया जाए, आपके वीक एरियाज मेंटर को पता हो, ठीक है? देन यू एक्चुअली ऑल सेट फॉर MRCG 2। MRCG 2 डिफिकल्ट एग्जाम इसलिए नहीं है कि ये इसमें बहुत गाइडलाइंस हैं। पता है ये डिफिकल्ट एग्जाम मेरे पर्सपेक्टिव से एज ए मेंटर या इवन एज ए स्टूडेंट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ये डिफिकल्ट क्यों था? सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी थी वो ये थी कि एक्चुअली लैक ऑफ मोटिवेशन। मैं किसी एक्चुअली आई डोंट वांट टू बी जस्ट अ नंबर, आई वांट माय ओन इंडिविजुअलिटी। दूसरी बात ये थी कि ये एग्जाम टेक्स्ट पे है, स्मार्ट अप्रोच पे है। अगर आप अपनी फर्स्ट रीडिंग के दौरान अपने रूल सेट नहीं करोगे अकॉर्डिंग द एग्जाम, वो फिर आप मैस में हो जाओगे। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 7 आवर का एग्जाम है, 3 घंटे पेपर 1 है, 3 आवर पेपर 2 है, दरमियान में 1 आवर की ब्रेक है।
तो ये 7 आवर कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे बैठना और एक क्वेश्चन जिसकी 15 ऑप्शंस हैं उनको रीड करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टैमिना ज़रूर होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपको एग्जाम वाले दिन नहीं करनी, ये एक एक्सरसाइज बेसिकली एग्जाम से पहले स्टार्ट कर देनी है कि हाउ बेटर यू आर इन योर स्टैमिना, क्योंकि 7वें घंटे में तो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, और आपका ओनली इंटरेस्ट ये होता है कि पेपर एंड हो जाए। ओनली इंटरेस्ट आपका ये होता है, आप इतने थक चुके होते हो मेंटली और फिजिकली। तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन योर स्टैमिना, नॉट फॉर ऑन एग्जाम डे। वो सडनली मेरेकल इसलिए तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए तो पहले से ही एफर्ट करनी पड़ेगी ना। महरीन हूँ हाँ तो करो यार, मैं ऐसे बोल लगता है स्क्रीन से पढ़ बातें कर रही हूँ। So these are the right question. Yes, ma'am. Yes, madam, Okay. बिल्कुल। Chalo, I told you people that the things which I am going to tell, you are not going to actually uh, witness these things in any orientation course of MRCG2. Okay. चलें बाकी आगे स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। वेल ड्यूरेशन कितनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन। वैसे ऑनेस्टली इंसान की ना साइकी है, अगर मैं बोलूँ कि MRCG2 देना है 1 साल पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। इस एग्जाम जब सर पे पड़ता है ना तभी आप पढ़ते हो, MRCG1 हो या 2 हो या FCPS हो। तो अगर ये एग्जाम आपके सर पे जब पड़ता है ना तो हार्डली, मतलब वो तभी होता है जब आप कोई कोर्स ज्वाइन कर चुके हो, आपने उस टाइम लाइन पे डिसाइड देख लिया है कि कोई किसी की शादी नहीं आ रही, कोई फैमिली इवेंट नहीं है, आपके हस्बैंड का एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आगे 6 महीने सेफ हैं। वो तो अल्लाह को पता है कि सडनली कुछ भी हो सकता है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपके पास 4 to 6 मंथ्स आपके पास अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, तो बस पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट इट। तो इतना ही टाइम चाहिए MRCG2 के लिए। 4 मंथ हार्डली आपकी जो है मैं क्या कहूँगी कि थ्योरी अच्छी से हो सकती है, और 2 मंथ्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आप पास पेपर्स कर सकते हो एंड यू कैन इजीली अपीयर इन एग्जाम। तो यस 6 मंथ आर मिनिमम। अगर आपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है with more probability you must have minimum 6 month, 4 to 6 month। अभी 4 to 6 month इसलिए है कि वो डिपेंड ऑन योर ऑन क्वालिटी स्टडी आवर्स, आपकी कैपेसिटी या स्टेमिना या आपका IQ कितना है, वरना ऑन एवरेज 6 मंथ आर एनफ। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 4 महीनों में कर लिया, तो यस दे कैन डू, इट्स स्टिल डूएबल इन 4 मंथ, बट उसके लिए पर पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको। इंस्टेड ऑफ 4 आवर्स यू हैव टू स्टडी 6 आवर। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी है। मुझे मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ ना, मुझे रिवीजन करनी ही करनी। इफ आई एम नॉट रिवाइजिंग मैं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो इसके रिवीजन के लिए भी अगर 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो यू मस्ट हैव एक्चुअली 1 मंथ। तो 1 मंथ और मार्जिन पर रख लो ना, 2 मंथ कर लो तो सेफली 6 मंथ में कर लोगे। ओके अच्छा, एक चीज जरूर आपने अवॉइड करनी, और वो है मल्टीपल ग्रुप्स। और मल्टीपल ग्रुप्स से मुराद ये नहीं है कि सारे बुरे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है। हाउ मैंने बोला 200 तो कोर्सेज हैं, 200 उनके गाइड ग्रुप्स होंगे, कोई फेसबुक पे, कोई टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। एड्स भी ऑब्वियसली हर बंदे का एम होता है, पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन दे आर वो अगर आपको अपना टेलर मेड ट्रू कोर्स मिल चुका है ना तो अल्लाह पे भरोसा करो अब, ठीक है। तो बस कर लो, फिर एक कोर्स काफ़ी है, लेकिन यार एक लो, ये नहीं कि फलाना फलाना, फिर वो आप पढ़ने का आप खुद सोचो टाइम मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे भांत भांत की बोलियां, नहीं हो सकता इवन, ठीक है। तो बस एक एक मेंटर को पकड़ो जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, और जो जो टेस्टिफाइड है, प्रूवन है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे। मैनी ऑफ अमंग यू आर नो मी फ्रॉम 2019 इवन, तो दे नो मी वेरी वेल। तो अगर इस तरह का कोई कोर्स मिल जाए तो वो बेहतर है। बाकी अगर आप मल्टीपल कोर्स ज्वाइन भी कर लो तो फिर भी ट्रूली स्पीकिंग वो will सिर्फ जो है ना आपके पैसे ही ज़ाया होंगे या टाइम ही बर्बाद होगा, क्योंकि ह्यूमन मल्टीटास्किंग तो नहीं कर सकते इतनी सारी, और हर ग्रुप का अपना एक प्लानर है, आप वो भी नहीं कर सकते। ओके दूसरी जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो आपने हार्ड वर्क नहीं करना फॉर MRCG2। प्लीज डोंट वर्क हार्ड, ठीक है।
कितना हार्ड वर्क कर लोगे? एक गाइडलाइन है, लेट्स अज्यूम ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, 200 पेज की एक ही गाइडलाइन है। 70 तो जीटीजीज हैं पूरे एमआरसीजी में, 70 प्लस कह रहे हैं बल्कि अब तो एक, और सिर्फ जीटीजी नहीं करनी, बहुत सारी और भी हैं, मैं बताती हूँ। तो 200 पेज की अगर एक है, और जो कि सबसे बिगेस्ट वन गाइडलाइन है, तो पॉसिबल है कि आप वो सारी पेज टू पेज पढ़ते रहो, क्रैम करते रहो। डोंट डू दिस, डू स्मार्ट वर्क ओनली, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग, आपके 200 जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं मैंने बड़े डिटेल में ब्रेक डाउन किए हैं कि किस मॉड्यूल से क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, और मैंने ये भी ब्रेक डाउन किया है कि एसबीएस का कंसिस्टेंट पैटर्न किन टॉपिक में देखा गया है, और एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस का कंसिस्टेंट पैटर्न किन टॉपिक्स में देखा गया है, वो आप जरूर करोगे, ठीक है? तो वो स्मार्ट वर्क है। और कोई भी अच्छा जो आपका टेलर मेड कोर्स है, उसका फायदा यही है कि आपको इनसेनली बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल ना प्रोवाइड किया जाए। यू जस्ट हैव टू डू शॉर्ट जो एग्जाम में आने वाली चीजें। ओके, बाकी हाउ टू पास इन वन अब उसके लिए तो ये है कि आप डिसाइड कर लो, यू हैव टू पास इट। यकीन करें, अगर इस एग्जाम का पासिंग रेट है, मैंने तो 60% बताया, अगर 20% भी है ना, 10% भी है, चाइना का एग्जाम है उसका पासिंग रेट 1% है, और एक यूएस का एग्जाम है उसका पासिंग रेट 0.1% है, इंडिया का एग्जाम है नीट, उसका भी पासिंग रेट बहुत कम है, आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना नीट पीजी ऐसे। आई थिंक मैं वैसे गूगल पे देख रही थी टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो अगर कोई 1% भी किसी एग्जाम को पास करता है, तो यार इसको जो है ना, तुम लोग अपने लिए एक चैलेंज लो, ठीक है? अगर कोई इस दुनिया में कुछ कर रहा है, वो जो एग्जाम आप दे रहे हो कोई पास कर रहा है, तो आपको भी करना चाहिए, आप में किस चीज़ की कमी है, ठीक है? इफ यू हैव डिसाइड, तो बस यू कैन डू इट, भूल जाओ बाकी चीजें, बाकी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और या अच्छा कोर्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। रिवीजन जरूर करनी है, बहुत सारी चीजें आप एक दफा पढ़ लेते हो, लेकिन आपके जो मेमोरी सर्किट स्ट्रांग होते हैं ना, वो रिवाइज कर करके होते हैं, कर करके होते हैं। और मैंने आपको बोला है कि जो इसको इंट्रोडक्शन सेशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कहीं नहीं देखने वाले, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक टिप, दिस टिप इज एक्चुअली $1,000,000 टिप। मेरे स्टूडेंट्स मुझे एग्जाम दे के पास करके बताते हैं, और ये टिप ये है कि आज का टॉपिक हमारा ट्रायल्स मॉड्यूल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवन कैन ज्वाइन, एंड आई डिसाइडेड कि वो सब फर्टिलिटी, क्योंकि छोटा सा मॉड्यूल है, चलो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने सब फर्टिलिटी स्टार्ट किया, ठीक है? उसमें एक टॉपिक है, चलो सब फर्टिलिटी की मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ना नाइस की है कि इसकी आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, वैल्यूएट करना है। इसमें उन्होंने मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर, ओवुलेटरी डिसऑर्डर, और इसी तरह जो है मेल में भी 3 फैक्टर्स, एफएसएच कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो कैसे अप्रोच करना है। तो आपने हर इम्पोर्टेंट की पॉइंट का एक वाइस नोट बना लो कि एक पेशेंट है जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ आई है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, और मैं इसको कैसे इवेल्युएट करूंगी, ठीक है? मेरी हिस्ट्री के बस ये है, मैं इवेल्युएशन में मैंने मेल इन्वेस्टिगेशन ये करनी है, फीमेल ये करनी है, और मैंने इसकी इंडिकेशन ये हैं आईवीएफ की, दैट्स इट। अब इस तरह से आप हर की टॉपिक का एक वाइस नोट बना लो। अब आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना है उस गाइडलाइन का, तो उसका वॉइस नोट आप सोचो कितने देर में बन जाएगा। आपने कभी 2-3 घंटे की मूवी देखी है? मैरी लास्ट मूवी मैंने सुल्तान देखी थी। हाँ सुल्तान, अब मैं कितना टाइम हो गया अभी सिनेमा गए हुए। तुम लोगों ने कौन कौन सी देखी है अभी तक? चलो लास्ट मूवी का नाम बताओ। वर्दा, सहार, मिस एमएस एंड मिस डेजी, बताओ। अब ये मत कहो अभी मूवी तो नहीं कोई देखते। नहीं। चलो लास्ट मूवी पूछे रिसेंट थोड़ी पूछा है। हम्म अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने सुल्तान देखी थी ना, वो किसकी है, नाम भूल गया मुझे उसका। हाँ सलमान खान की है ना, देखी तो तुमने भी होगी खैर, या ट्रेलर सुने होंगे। उसमें एक वो बच्ची होती है मुन्नी, गूंगी होती है ना, बोल नहीं सकती, किसी ट्रामा से गुजरी होती है। अच्छा, 3 घंटे की वो मूवी है। अब मैं क्या दोबारा उस मूवी को देखना चाहूंगी तो मैं 3 घंटे लगाऊंगी दोबारा? नहीं ना। अगर मैंने आपको बताना, सहार को 3 घंटे की मूवी बतानी है, लिटरली मैं 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं 2 मिनट में पूरी मूवी बता सकती हूँ कि इसमें हुआ क्या था,
ऐसे ही होगा ना सर, साडा डूएबल है ना, इंसान स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है। और ये स्टोरी टेलिंग तुमने कौन सा किसी को पढ़ानी है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपने रिवाइज अपना टॉपिक ऐसे ही करना है कि आपने 1 डेढ़ घंटे की मूवी देखी है या लेक्चर सुना है बाय मी, तो उसको अपने ही वॉइस नोट में उसकी समरी रिक्रिएट करो और सब फर्टिलिटी का अपना ही ग्रुप बना लो टेलीग्राम पे, उस पे भेज दो, अपने ही हाथ से एक मैप, माइंड मैप बना लो। ऐसे नहीं बनते माइंड मैप, बनाते ही होंगे ना, अब तो पूरी दुनिया बना रही है कि ये मेल फैक्टर है, ठीक है, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। चलो मैं इसका तुम्हें दिखा ही ना दूँ एक माइंड मैप, तुम, लेकिन मेरे माइंड मैप तो खैर तुम लोगों को मिलेंगे, प्लीज अपने भी जरूर बनाना, अपने रूल सेट करनी है इस एग्जाम में। वेयर इज, अब ये तो कोई और ही खुल गया, हाँ सबफर्टिलिटी खुल गया। तो दिस इज माय सबफर्टिलिटी, ये तुम लोगों का स्टडी मटेरियल होगा सबफर्टिलिटी के लिए। तो शुरू में यूज कैन सी कि सारे बुक के कंटेंट लिखे हुए हैं, फर्टिलिटी असेसमेंट नाइस, ये 149 पे है। ओके हाँ देखो ये माइंड मैप्स हैं, सी ये माइंड मैप पता है किसका है, ये उस पेशेंट का है, किस पेशेंट का है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का है, ठीक है, कि हाउ यू विल स्टार्ट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, आपने देखा है लो रिस्क पेशेंट है, ठीक है, अगर आईयूआई की इंडिकेशंस उसमें मैच करती हैं तो आईयूआई 6 साइकिल्स के लिए हम करते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है आफ्टर आफ्टर लो इफ लो रिस्क पेशेंट 6 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अगर नॉर्मल हैं तो फिर 6 आईयूआई या 12 नॉन आईयूआई साइकिल्स के बाद बुला लेते हो, ऐसा ही होता है ना, बट अगर रिजल्ट्स अब नॉर्मल हैं तो फिर देर एंड ट्रीट करते हो, ठीक है। तो चलें, लेकिन अगर रिजल्ट्स नॉर्मल थे तो फिर नीचे आ गए, फिर दोबारा रीअसेस करना है, फिर अगेन कहीं एबनॉर्मलिटी आती है तो उस एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करेंगे, चाहे मेल की है चाहे फीमेल की है, और अगर नॉर्मल आता है तो फिर अब तो हो चुके हैं 2 साल पूरे, अब तो अनएक्सप्लेन्ड है, तो फिर अब आप यहाँ आईवीएफ करेंगे, डिस्कस उससे, ठीक है। आईयूआई में 1 ईयर के बाद और नॉन आईयूआई लोअर एक्सप्रेशन में 2 ईयर के बाद, इफ एवरीथिंग इज ओके। तो इस तरह के आप अपने माइंड मैप बनाएं। इसी तरह आपके सबफर्टिलिटी के बहुत सारे माइंड मैप्स, आई ट्राइड टू मेक इट फॉर यू एज वेल, जैसे ये जो है ये ओवरेज पेशेंट का है जिसकी एज 36 है, ठीक है, या ये है जिसको अर्ली ओवरिन एजिंग हो गई है, ये उसका फ्लो शीट है। वैसे ये इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसका टॉक आर्टिकल है, लेकिन चूंकि रेलेवेंट था तो मैंने सब चीज़ों को एक जगह पे रखा है फॉर योर ईज। ओके चलो, तो इस तरह के माइंड मैप बनाने हैं। तो एक टॉपिक पढ़ा है, ट्रस्ट मी, उसका एक ही माइंड मैप काफ़ी है। एक ही माइंड मैप काफ़ी है, और उसका 2-3 मिनट का वॉइस नोट, अगर आप उसको सब फर्टिलिटी का टेलीग्राम का अपना ही ग्रुप बना लो, किसी और को ऐड कर लो, वैसे टेलीग्राम पे तो सोलो ग्रुप भी बन जाता है, व्हाट्सएप पे 2 मेंबर होना ज़रूरी है, तो चलो टेलीग्राम पे बनाया, तो अब आपने जो टॉपिक रोज आप पढ़ रहे हो वो बाद में आपने पूरी कहानी, वो लेक्चर, वो चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ सकते, अगला टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट डे, तो फिर आप आपके जो रिवीजन है वो स्मार्ट कैसे होगी, व्हाट डज इट मीन बाय स्मार्ट प्रिपरेशन, वो यही तो है कि आपने, अब आप कभी ओपीडी में बैठे हुए हो, जो नोट्स रखे हुए हैं इनफर्टिलिटी के लिए वो तो कभी नहीं मिलते, वो दूसरे दिन गुम हो जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो किसी भी स्लिप पे बैठे हैं तो यू हैव जस्ट मेड योर माइंड मैप, जो भी आपको फ्लो शीट बनानी है, मैप बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है, उसके साथ 2 मिनट का वॉइस नोट बनाना है और ठक से उस ग्रुप में भेज दो और उसको भूल जाओ, उसको आपने 5 दिन के बाद ओपन करना है। साइंस ये बोलती है कि अगर 5 डेज के बाद आप दोबारा एक चीज़ को सुन लेते हो तो वो उसके मेमोरी सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं, वो लेस लाइकली है कि अब आपको भूले, 1 दफ़ा पढ़ने पे भूल जाती है, 2 दफ़ा पे नहीं भूलती, अगर आपने विद इन लेस देन 5 डेज के बाद उसको दोबारा देख लिया, तो हाउ इज दैट, यकीन करो नोबडी कैन पास, नोबडी कैन फेल यूनिवर्सिटी टू, अगर 20% लोग भी इसमें पास हो रहे हैं तो आप जरूर हो उन 20% में। एक तो आपने डिसाइड कर लेना है कि मैंने ही पास करना है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, बर्न योर बोर्ड्स। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ की निकालो, इस डिस्ट्रैक्शन में ये नहीं है कि मल्टीपल ग्रुप्स ना हो, आपने मल्टीपल लोगों से लड़ना भी नहीं है, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं फाइट्स हैं एक साइड पे कर लो, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय एग्जाम
मैं बिल्कुल बिनाइन बन गई थी। किसी से कोई फालतू बात नहीं, किसी गॉसिप में नहीं। और फेसबुक पे भी मैंने सारे चीज़ों को अनइंटरेस्टेड कर दिया था, सिर्फ एमआरसीओजी से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे देखनी होती थी वो मैं देखती थी। ये थी ट्रू पीस, ठीक है। तो बाकी पार्टनर अच्छी मिल गई थी, बहुत अच्छी मिल गई थी, और इस तरह से रिवाइज करती रही तो आराम से हो गया। इफ आई कैन डू यू कैन आल्सो डू। आई टोल्ड यू पीपल आई एम वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। मतलब लोग शायद, मुझे तो यकीन नहीं है, यहाँ तक कोई अगर 1 घंटे में पढ़ता है तो मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ता है, और कोई एक दफ़ा एमसीक्यू एग्जाम में पढ़ता है मुझे 3 दफ़ा पढ़ना पड़ता है, तब मुझे बस बढ़िया कैच पॉइंट्स मिलते हैं। बट इफ़ आई कैन डू यू कैन आल्सो डू। चलो, तो स्टडी पार्टनर और कोर्स दोनों मिल जाएं तो अच्छी बात है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू गॉट यूर टेलर मेड कोर्स, एंड इफ़ यू आर यूर सोलमेट इन स्टडी पार्टनर, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो फर्स्ट अटैम्प्ट कहीं नहीं गई, ठीक है। ये बिफोर जंपिंग इन MRCD2, अगर आपने लाइक अभी माइंड बना देते कि जनवरी में देना है, जुलाई में देना है, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है जनवरी 2026 में पेपर देना है, अभी हमारे पास रफली जुलाई अगस्त मत हाँ 6 मंथ है रफली, तो दिस इज परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इट। तो after all these checkpoints, you find your study partner, you find your tailor-made course, you find your motivation, you find your peace, then start it, ठीक है। अब आपने पास होना है, मैं लिख के देती हूँ, you are going to pass it, सच में, if you are following all these checks। एग्जाम फॉर्मेट क्या है, अब चूंकि पेपर देना ही है, डिसाइड कर लिया और फर्स्ट में भी करना है और हम ही ने करना है, तो लिसन, ये इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आई ऑलरेडी मैंशनड, पेपर 1 में 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, 60 मिनट की ब्रेक है, और फिर अगेन पेपर 2 में 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स विद EMQs हैं। तो 50 SBAs हैं और 50 EMQs हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, तो कलेक्टिवली फिर ये 200 हो गए, ठीक है। तो 3 आवर में पेपर 1 है और 3 आवर में पेपर 2 है। तो रफली इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में आपने सिंगल बेस्ट आंसर अटेम्प्ट करना है और की पिक करनी है, और 2 मिनट में आपने EMQ करना है। अब इसको भूल जाओ कि क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कैसे हो रहा है, पहले EMQs आ गए हैं तो पहले EMQs कर लो, पहले SBAs आ गए हैं तो पहले SBAs कर लो, राइट। बट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी जब फर्स्ट रीड हो जाएगी ना एक दफ़ा, उसके बाद आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एड में तो और बड़े मसले चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हर चीज़ कंपाइल करनी है। वंस यू हैव कंपाइल्ड देन यू विल स्टार्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस। उसमें फिर हम आपकी स्टैमिना बिल्डिंग के लिए वी विल ऐड मॉक, एंड वी विल फर्स्ट टाइम ऐड दीज। इससे पहले अनफॉर्चुनेटली आई ट्राइड टू मच कि मैं 200 एग्जाम एक सिमुलेशन मॉक ड्रिल कराऊँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स वो 7 आवर जो एग्जाम डे पर उनको फटीकनेस होनी है वो पहले ही 1-2 दफ़ा ड्रिल कर लें। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क एक्चुअली। एक्चुअली अब जाके पॉसिबल हुआ है मेरे लिए कि मैंने इस तरह के सॉरी हाँ 2 एंड थर्ड वन आई एम वर्किंग, प्रोबेबली आई कैन मेक इट, बट 2 आर रेडी। तो ये 2 मौका आप बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम फॉर्मेट पे, उसी फॉर्मेट पे जैसे तेरे से में देते हो, टाइम चल रहा होगा और आपने 3 आवर में पेपर 1 करना है, उसके बाद वो आउट हो जाएगा, वो आप करेंगे, बट फर्स्ट कंपाइलेशन के बाद, ठीक है। चलो, तो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो यही कहेंगे कि SBAs अगर 1 मिनट में कर रहे हो तो जो EMQs हैं वो डबल मिनट उसके लिए देने चाहिए, ठीक है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे बोला कि मैडम जब मेरे पेपर 1 में 50 SBAs आए, तो अभी तो मैंने आराम से उसको सोचा 1.5 घंटे में मैं कर लूँगी SBAs, और अभी तो 1.5 घंटा पड़ा है तो EMQs कर लूँगी आराम से, तो मैं खुश थी। तो हालांकि जब एक्चुअली SBAs में तो 5 चॉइसेस होती हैं, EMQs में 15 चॉइसेस होती हैं, तो एंड पेपर पूरा नहीं हुआ, लाइक उसके 10-15 क्वेश्चंस एंड पे छूट गए बिकॉज शी कांट मेक इट। तो ये रॉन्ग अजम्पशन थी कि 100 पेपर क्वेश्चंस हैं तो 50 1.5 आवर में होंगे, 50 1.5 आवर में होंगे, कैसे हो सकते हैं। यू हैव टू रीड 15 ऑप्शंस इन 1 EMQ एंड यू हैव टू रीड 5 ऑप्शंस इन 1 SBA, तो बोथ आर नॉट इक्वल ना। तो 5 ऑप्शंस के लिए अगर 1 मिनट है तो 15 के लिए एटलीस्ट 2 मिनट तो रखो तुम लोग, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है महरीन? यस मैडम। तो
ये ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए। हालाँकि शी वाज़ वेरी गुड स्टूडेंट बट शी कांट मेक इट बिकॉज़ शी थॉट कि एसबीएस 1.5 नंबर में होंगे और एफएफटी में ईएमक्यूज़ 1 पॉइंट में नहीं, ये डबल टाइम लेते हैं। चलो, बाकी ये फालतू की बात है कि डिवीज़न कैसे है, ठीक है? फालतू की बात तो नहीं है। अभी फर्स्ट फेज़ ऑफ साइकिल में फालतू की बात है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट योर रिवीजन देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी मार्किंग है ना, उस मार्किंग में जो परसेंटेज है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस की है। ठीक है? ये देखो 50 ईएमक्यूज़, ये ब्लू है ना, तो ये 60% लिखा हुआ है। मतलब अगर 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं तो 60% वेटेज आपको ईएमक्यूज़ सही करने पे मिलेगी और 40% एसबीएस ठीक करने पे मिलेगी। मतलब आपको पेनल्टी ईएमक्यू खराब करने पे ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में। गॉट इट? मतलब एक सिंपल वर्ड में ये है कि एक एसबीए सही नहीं हुआ तो 1 नंबर चला गया। बट अगर ईएमक्यू ठीक नहीं हुआ तो आप समझें 1.5 मार्क्स गए, 1.5 नंबर गया। तो ज़्यादा नुकसान हो गया ना? ओके। अच्छा, एसबीएस मेजॉरिटी सही कर लेती है। लेकिन ना जो लोग जिनको डिफ़िकल्टी पेश आती है, वो ईएमक्यूज़ की वजह से आती है। तो मेरे स्टूडेंट्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ईएमक्यू ही होता है। ठीक है? So you shouldn't be worried about EMQs. You are going to have so many actually EMQs in your preparation. और इस पे एक डेडिकेटेड सेशन है हाउ टू अप्रोच ईएमक्यू, डोंट मिस इट। वो भी यूट्यूब पे है, फ्री अवेलेबल है। तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त टिप्स हैं। आप ईएमक्यू ऐसे आराम से करोगे, एसबीएस से भी फास्ट और सही करोगे। ठीक है? क्योंकि आपके जो कोर्स की तैयारी है वो स्टेप वाइज अप्रोच पे है। हमने इस तरह से प्लेन नहीं बनाई चीज़ें। मैं आपको एक दोबारा दिखा देती हूँ कि इससे मुराद क्या है। ईएमक्यू में ना बहुत स्टेप वाइज पूछते हैं। बहुत स्टेप वाइज मतलब एक पेशेंट आई है, सबसे पहले क्या करोगे? इनफर्टिलिटी की। सबसे पहले आप कहोगे ठक से ना सीमन कराना है। यही आता है ना? मेल इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। नहीं, सबसे पहले तो हिस्ट्री लेनी है। गॉट इट? इतनी स्टेप सारी ऑप्शंस ठीक लगेंगी तो यू मस्ट बी स्टेप वाइज। एक मिनट। जैसे जैसे ये आई थिंक ओके सॉरी, आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? कैन यू हियर मी नाउ? पहले नहीं सुन पाए शायद ना। अच्छा, पहले नहीं बताई थी मैडम अंकल। हाँ, ओके, जस्ट एक मिनट दो। इलेक्ट्रिशियन आया है, मैं इतनी गर्मी में मर रही हूँ मैं कब से। एक मिनट रुको। ओके, एक मिनट दो मुझे। अच्छा, तो मैं ये कहती जैसे ये सीन है सबसे मनहूस गंदा टॉपिक पूरे पूरे ओब्स गायनी में ना, गायनी के ज्यादा बुरे हैं और उन सब में सबसे बुरा ये सीन है।
स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से ना भूल जाते हैं और याद करना मुश्किल है। तो चलो मैं उसी को ही देख लेती हूँ। हाँ, तो ये कैसे चलेगा ना, देखो 0 डे पे क्या करना है, 12 मंथ पे क्या करना है, 24 पे क्या करना है, कब कॉल्पोस्कोपी करनी है। तो इस तरह से ब्रेक डाउन की गई हैं चीज़ें। तो आपके ईएमक्यूज़ में क्या होता है कि 12 मंथ पे आएगी तो क्या करना है, आप ठक से ये देख लोगे कि एचपीवी पॉजिटिव है, पेप स्मेयर नेगेटिव है। क्योंकि एचपीवी पॉजिटिव है तो दोबारा बुलाएंगे इसको, ठीक है, 12 मंथ्स मजीद। तो अब 24 मंथ्स हो चुके हैं टोटल, और स्टिल इफ इट इज़ पॉजिटिव तो साइटोलॉजी जो भी हो करनी ही कल्पो है। तो इस तरह से आपके एल्गोरिथम्स हैं, तो आपके ईएमक्यूज बहुत आराम से हो जाते हैं थ्रू दिस कोर्स। जैसे लेट्स अज्यूम एडिक्वेट सिन है तो कैसे लेके चलना है, ओके, ये एग्जाम क्वेश्चन है। और हर जगह स्टिकर्स हैं, जैसे ये एक स्टिकर है, ये एग्जाम क्वेश्चन का स्टिकर है, मतलब आपको समझ आ जाएगी कि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें सोच रही हूँ मैंने ये खोला ही क्यों कैंसर शुरू में इतना बुरा मुश्किल से वो भी। चलो, आई लव दिस वन। ये सर्वाइकल कैंसर का एक माइंड मैप है, ठीक है, कि स्टेजिंग कैसे आप लेके चलते हो। तो आप इसी तरह एक दफ़ा हाथ से निकाल लोगे कि स्टेज 1 में A1 है, 1A2 है, 1B1 है, 1B2 होती है, 1B3 होती है। फिर 1A1 से क्या मुराद है, 1A2 से क्या मुराद है, 1B1 से क्या मुराद है, 1B2 से क्या मुराद है, 1B3 से क्या मुराद है। फिर स्टेज 2 हो गई, स्टेज 2 में 2A है, 2B है। फिर 2A1 से में क्या चीज़ें आएंगी, 2A2 में क्या आएंगी, ठीक है, और 2B में क्या आएंगी। ओके, फिर स्टेज 3 स्टार्ट हो गई, फिर 3A है, 3B है, 3C है। अब ये सबसे मुश्किल टॉपिक है। अगर मैं पूरे आपके MRCG2 सिलेबस में पिक करके बताऊँ ना कि मुश्किल टॉपिक कौन से, उसमें एक तो सिन है, एक ये सर्वाइकल कैंसर है, तीसरा एंडोमेट्रियल कैंसर है, चौथा पॉप-क्यू है। इफ एनी मेंटर कैन अंडरस्टैंड दीज 4 टॉपिक्स, एक्चुअली अब वो आपको समझाने के लायक है और आपको समझ आ गया है, तो दिस इज योर टेलर मेड कोर्स ठीक है। तो स्टेज 3 में 3A, 3B, 3C, 3A में लोअर थर्ड वेजाइना इन्वॉल्व है, 3B में पेल्विक, और 3C में C1 में पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं और C2 में पैराओटिक लिम्फ नोड्स हैं, राइट। और फिर आ गया स्टेज 4, और उसमें अगर करीब के ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट हैं तो 3A, और अगर दूर के हैं तो डिस्टेंट वाले 4B में आ जाएंगे, राइट। अभी पूरी स्टेजिंग एक ही जगह पे माइंड मैप पे आ गई, वरना आप इसको पढ़ोगे तो ये 3-4 पेजेस की है। ओके, फिर आपने राइट वाइट आपने फौरन ही यहाँ एक लाइन लगा ली कि प्रेगनेंसी पॉसिबल कब तक है, ठीक है, प्रेगनेंसी पॉसिबल 1B1 तक है, 1B2 के बाद हम नहीं करते। और सर्जरी पॉसिबल कब तक है, 2A तक, उसके बाद हम नहीं करते 2A1 तक, ठीक है। कीमो रेडिएशन फिर कब करनी है, फिर उससे ऑनवर्ड करनी है, 1B3 से ऑनवर्ड। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे शुरू में ही तो फिर आपके ईएमक्यूज कैसे खराब हो सकते हैं, यू ऑलरेडी नो हाउ टू अप्रोच इट। ओके, बट हाँ, मैंने बोला ना थर्ड टॉपिक जो मुश्किल है वो ये एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये ऐसा है, दिस वन। चलो, तो कहने का मकसद ये कि इस तरह के माइंड मैप से आपके एमसीक्यू ईएमक्यूज कहीं नहीं जाने वाले, ट्रस्ट मी, प्रोवाइडेड दैट यू आर फॉलोइंग द कोर्स। नहीं फॉलो करे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने इलाज करना है तो फिर ट्रीटमेंट तो फिर फॉलो करनी पड़ेगी ना, फिर तो ठीक नहीं होंगे। क्या ख्याल है, ऐसे तो नहीं ठीक होंगे ना, इफ यू वांट टू बी फाइन। ओके, सो तो 40% एसबीएस आते हैं और 60% ईएमक्यूज आते हैं। ओके, 40% एसबीएस आते हैं और 60% ईएमक्यूज, और ईएमक्यूज आपके अच्छे हो जाएंगे अगर आपने स्टेप वाइज अप्रोच फर्स्ट रीडिंग में अच्छे से रजिस्टर किया है। और इसके 2 ही तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ के अपने रूल्स बनाओ और अपने माइंड मैप्स बनाओ, और आपको गाइडेंस के लिए मेरे माइंड मैप्स, मेरे लेक्चर्स होंगे, तो यू कैन ईजिली मेक इट। और फिर आप डेली प्रैक्टिस भी तो करोगे ना क्वेश्चंस। कमिंग टुवर्ड्स द सिलेबस, सिलेबस मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट है, मतलब वो करना चाहिए। सब फर्टिलिटी जैसे हम करें तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी, नाइस की, जीटीजी की, टॉग आर्टिकल, ठीक है। अगर हम सोर्स वाइज करें कि नहीं सारी जीटीजीज करें तो वो तो रैंडम आ जाएंगी ना जगहों से, तो वो स्मार्ट स्टडी नहीं है। ऑलवेज रीड मॉड्यूल वाइज, एंड लकीली एवरी कोर्स रीड यू मॉड्यूल वाइज लाइक मैट होम।
तो ये आपके मॉड्यूल्स हैं, 18 मॉड्यूल हैं, राइट। अच्छा, इन 18 मॉड्यूल्स में भी अगर आप देखो तो स्टडी कंटेंट की भरमार है, बट यू मस्ट नो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं कहूँ ना 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम क्वेश्चंस आने वाले हैं मैटरनल मेडिसिन से, ये वाला मॉड्यूल है तो इसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल को तो आपने ज़्यादा टाइम देना है। और अगर मैं बताऊँ कि इन 30 SBAs में से 8 SBAs स्ट्रेट फॉरवर्ड हीमाटोलॉजी से आने वाले हैं, मतलब सिकल सेल से, वॉन विलिब्रेंट डिजीज, हीमोफीलिया, एनीमिया, टीटीपी, आईटीपी। तो आप छोड़ोगे इसको? नहीं छोड़ोगे ना, तो आप बड़े अच्छे से करोगे बिकॉज यू ऑलरेडी नो ये तो 30 क्वेश्चंस मेरे पेपर में आने वाले हैं, और हीमाटोलॉजी से तो 8 आएंगे, और उसकी लेबर मैनेजमेंट भी आएगी। मतलब आईटीपी वाला पेशेंट लेबर में आ गया तो मुझे क्या करना है, वोन विलिब्रेंट वाला आ गया तो क्या करना है, सेक्शन करना है, कितने फैक्टर पे रखना है मेंटेन, तो आपको पहले ही पता है, फर्स्ट रीड में ही पता है कि मैटरनल मेडिसिन को टाइम ज़्यादा देना है, और ये इसके सारे सिस्टम है। हेमाटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ये टॉपिक्स हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट चैलेंज किया जाता है। एवरी टाइम दे विल आस्क यू वोन विलिब्रेंट डिजीज, लेबर मैनेजमेंट, एवरी टाइम दे विल आस्क यू सिकल सेल डिजीज मैनेजमेंट, आईटीपी मैनेजमेंट, व्हाट्सएप लग रहा है नहीं लग रहा, गॉट इट। तो ये आपकी स्मार्ट तैयारी है, तो आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे बजाय इसके कि आप ऑन्कोलॉजी के कैंसर्स में अननेसेसरी टाइम दो। देखो कैंसर में मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो स्टेज पे आएंगे या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट पे आएंगे, तो उसके बहुत सारे टोग और अननेसेसरी रिकरेंस, लंबी लंबी कहानियां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला टाइम इधर दो ना वेटरनरी मेडिसिन को उठा के गॉट इट। अच्छा, अब ये सब फर्टिलिटी है, अगर इसका आपने सिर्फ लेक्चर भी अटेंड कर लिया ना, तो ये मॉड्यूल कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाते हैं, आप आराम से एग्जाम में पास हो जाते हो, ठीक है। तो या इस मॉड्यूल को कम टाइम दिया जा सकता है। सब फर्टिलिटी है, यूरोगाइनी है, हमेशा सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरी टाइम दे आर चैलेंज। अगर आप इसकी अच्छे से अपने कार्ड्स बना लो या मैड होम के साथ इसको पढ़ लो और हमारे माइंड मैप्स देख लो, तो ये काफ़ी है, इस पर टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है मैटरनल मेडिसिन पे, लेबर पे, ऑब्स इमरजेंसीज पे, पोस्टमार्टम पे, बायोस्टैट पे मुश्किल है, क्लिनिकल गवर्नेंस पे, कंसेंट पे, लीगल इश्यूज पे, ठीक है। दे आर रियली इम्पोर्टेंट। मतलब इम्पोर्टेंट तो देखो बाकी भी हैं, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनमें जिनमें रेपिटेशन बहुत है और सेम कॉन्सेप्ट्स की है, और एक दफ़ा वो कॉन्सेप्ट पिक कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है उस पर मज़ीद एफर्ट करने की। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस पे करनी पड़ती है, जैसे सर्जिकल स्किल्स हैं, इसको रिटेन करना थोड़ा एफर्ट लगती है। बहुत सारे टेबल्स हैं, इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, तो हम उसको स्मार्टली वहाँ वाइजली प्लान कर देंगे। तो टोटल दे आर 18 मॉड्यूल्स, लेकिन इसमें 50% मॉड्यूल्स ऐसे हैं, अगर आपको अपना टेलर मेड कोर्स मिल गया, आपका मेंटर वाइज है, स्मार्ट है, तो वो आपको सिर्फ टारगेटेड चीज़ें बताएगा, ठीक है। और वहाँ वो वाला टाइम एंड एनर्जी यू कैन यूटिलाइज ऑन अदर नीडेड एरियाज, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस आते भी ज़्यादा हैं और आते भी डिफिकल्ट हैं और चेंज भी हो जाते हैं। गॉट इट साहर, साइडा, यस मैम। ओके। यस बाकी सोर्स वाइज को गोली मारो। लोग कहते हैं हम टोग अलग से पढ़ाएंगे और हम फलाना अलग से पढ़ाएंगे, क्यों भाई? जब आपने एक मॉड्यूल शुरू किया है उसके सारे टोग, बल्कि रिसेंट 1 3 ईयर के सारे उसी के साथ ही पढ़ाओ ना। ये क्या फन है के बाद में पढ़ाएंगे, मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो मेरे कॉन्सेप्ट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ये खिलाफ है। आई विल ओनली गो मॉड्यूल वाइज, और उस मॉड्यूल में कोई टोग आता है, कोई सिप आता है, कोई DTG आती है, कोई नाइस आता है, आई विल कवर इट, ठीक है। बट एनीवे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना आपको सोर्स वाइज पढ़ने के लिए, वो आपकी GTG और नाइस है। ये जस्ट लाइक योर बाइबल, GTG नाइस है 70% एग्जाम कवरेज है। इंसानों की तरह GTG नाइस भी अच्छे से पढ़ ली ना, तो सिर्फ 70% एग्जाम आप आराम से अप्रोच कर सकते हो, ओके। बाकी फिगो, टोग और सिप्स, इनसे 10% एग्जाम आता है। फिगो से मुराद ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी कुछ गाइडलाइंस फिगो की तरफ से हैं, जैसे माइजोप्रोस्टोल वगैरह की, और ऑन्कोलॉजी के सारे कैंसर्स वो फिगो बेस्ड हमें करने हैं। BGS भी करना होता है सिर्फ वल्वल कैंसर के लिए बस, बाकी मैक्सिमम फिगो ही करनी है ऑन्कोलॉजी के लिए और कुछ अर्ली प्रेगनेंसी के टॉपिक्स के लिए, डोजेस के लिए। और अर्ली प्रेगनेंसी से कितना ही आता है? अर्ली प्रेगनेंसी से टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और या
अगर मैं टोग और सिप्स की बात करूँ, सारे सिप्स भी मिला के, तो इंक्लूडिंग दिस 10% कवरेज है आपके एग्जाम की। तो फिर आपने यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना ना अननेसेसरीली, सारी डिटेल में फिगो टोग सिप करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आपको बताया जाए, ये टेबल्स हैं, डू इट लाइक दिस, ट्रस्ट मी हियर। ओके, बाकी FSRH सारे कॉन्ट्रासेप्शन इस पे है, और इतनी लंबी कहानी है ना, कतन पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू डू फ्यू इंपॉर्टेंट टेबल्स। अगर आपका मेंटर लाइक समझदार है, उस टेबल के थ्रू ही आपको ऐसे स्टोरी टेलिंग करके पढ़ाएगा, तो यू विल इजीली डू इट। यू नो कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस आने हैं और कितने ही आते हैं। मतलब FSRH कॉन्ट्रासेप्शन कवर करती है या कुछ इन्फेक्शंस, तो ट्रस्ट मी, आना ही पेपर में मिस्ड पिल है। पीओपी की एक क्वेश्चन पीओपी से आना और एक OCP से आना, आप मिस्ड पिल का एल्गोरिथम कर लो, दैट्स इट। और इसके साथ आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के 2 एल्गोरिथम है, ठीक है, कि वो कैसे करनी है, बिफोर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, और जो भी इमरजेंसी पिल्स हैं आप उनके चेक पॉइंट्स कर लें, कब देनी है कब नहीं देनी, इट्स डूएबल। 2 डेज में पूरा मॉड्यूल हो सकता है, एग्जाम के 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आप ये FSRH पढ़ने बैठोगे तो यू विल टेक 3 months, क्योंकि जब मैंने इसको प्रिंट कराया था मेरे 1000 पेजेस लगे थे और प्रिंटर मेरा ब्रेक हो गया था, और अभी तक मैंने उसको, इतना मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने कभी नहीं खोल के देखा वो बंडल। खैर, व्हेन आई वाज स्टूडेंट दैट उस वक्त की बात है, तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज थिंग्स एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स डू इट। बैश और कंसेंट एडवाइसेस, बैश में सारे आपके इन्फेक्शंस हैं, जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, PID, ट्राइकोमोनाज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, फंगल। और कंसेंट एडवाइसेस में सारी सर्जरीज हैं, जैसे स्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी, सेक्शन प्रीविया का उसकी कॉम्प्लिकेशंस या इलेक्टिव सेक्शन, ये सारा मिलके भी जितना भी मिल जाए ना, 10% ओनली इट विल कवर योर एग्जाम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वेटेज है ना 70-80%, वो बेसिकली GTG और नाइस से कवर हो गई। तो किसी भी मॉड्यूल में अगर GTG नाइस आ गई है ना, वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। और हाउ टू डू दिस GTG एंड नाइस, थ्रू योर माइंड मैप्स, थ्रू योर स्टेप वाइज अप्रोच, थ्रू द प्रोटोकॉल्स। और GTG और नाइस में भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो वी हैव क्रिएटेड इट, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी टू रीड दिस जॉइंट गाइडलाइंस। ओके, अच्छा, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, वंस यू मेड योर माइंड कि आपने देना है जनवरी में, आपको पता है कि 4 to 6 मंथ आपको चाहिए, इसमें कोई किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है ठीक है, ओके। और फिर आपको पता चल गया आप के एग्जाम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने मॉड्यूल्स हैं, किन मॉड्यूल्स में स्पेशल अटेंशन देनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस मतलब SB और EM की सोर्सेज। अब ये सोर्सेज तो इतने हैं ना, ह्यूमनली मुझे तो हैरत होती है लोग कैसे पढ़ लेते हैं 30 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बुक्स MRCG2 की, उसके बाद E-लर्निंग सोर्सेज, उसके बाद रिवीजन सोर्सेज, उसके बाद अपना MRCG2 पास्ट पेपर्स का इतना बड़ा पूल, ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। और ब्लाइंडली करना ही क्यों है? आई टोल्ड यू ना कि दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट बेसिकली क्वेश्चन थोड़ी पेपर में रिपीट होते हैं, दे रिपीट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर आपको पता है, लेट्स अज्यूम आई टोल्ड यू कि लेबर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी कब कब पॉसिबल है, ठीक है, +0 से +1 पे पॉसिबल है, अगर कोई सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, चाहे जिस भी तरह की मेल पोजिशन है वो रोटेशनल डिलीवरी से ठीक हो जाएगी, रोटेशनल फोर्सेप्स से। तो ये रूल आपने सेट कर लिया है, और आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है उसमें कोई भी मेल पोजीशन दे दें, आपको पता है ये मेल पोजीशन है, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप 0 या +1 पे, मैंने तो अगर डिलीवरी करनी है तो ये सेफ है, सेक्शन नहीं करना, आई विल गो फॉर इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी। तो आपके रूल सेट हैं। अब इस रूल को टेस्ट करने के लिए ब्लाइंडली 30 बुक्स के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कर भी नहीं सकते, क्वालिटी क्वेश्चंस करें। और क्वालिटी क्वेश्चंस कौन करेगा? जो ये 30 बुक्स पढ़ चुका है और उसने देख लिया है कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं है, और उन्होंने इसको कंपाइल कर लिया है। और ये 30 बुक्स ये हैं, 30+ होंगी बल्कि, ये तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। लेकिन इन सब बुक्स से में लाइक व्हेन वी विल डू द लेबर, वी हैव स्क्रीन लेबर क्वेश्चंस। और व्हेन यू विल स्टार्ट लेबर, लेट्स अज्यूम व्हेन यू विल डू सब फर्टिलिटी, तो आप उसको जो है कर लोगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ हाउ वी विल डू इट इन कोर्स।
डिटेल में बताऊंगी, यहाँ थोड़ा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है, बट एनीवे आपको ब्लाइंडली ये 30 क्वेश्चन 30 बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गाइड कोर्स में भी। इवन इट विल जस्ट रून योर टाइम, बिकॉज मॉड्यूल वाइज आप कुछ और पढ़ रहे हो और बुक वाइज आपको कुछ और पढ़ाया जा रहा है। लाइक मॉड्यूल वाइज आप सब फर्टिलिटी पढ़ रहे हो और बुक वाइज वो सर्जरी चल रही है उधर, वो तो बुक पूरी कंप्लीट कराएंगे ना। दे विल स्टार्ट बुक कि हमने कूंजे खत्म करनी है, तो कूंजे में अर्ली प्रेगनेंसी भी आ रहा है, लेबर भी आ रहा है, मैटरनल मेडिसिन भी आ रहा है, हालांकि आप सब फर्टिलिटी कर रहे हो, उसी कोर्स में आप सब फर्टिलिटी कर रहे हो, बट दे आर पुशिंग यू के डू लेबर क्वेश्चंस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, दे आर जस्ट रूलिंग योर टाइम, डोंट डू दिस। तो आइडियल स्मार्ट अप्रोच ये है कि इफ यू आर एक्चुअली डूइंग सब फर्टिलिटी, यू हैव टू कवर सब फर्टिलिटी क्वेश्चंस ओनली, because here you can polish your concepts, or you don't have to repeat those questions जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यू हैव टू रिपीट दोज क्वेश्चंस जिसमें कुछ मजा आएगा करने का, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्विस्ट है उसमें, कुछ कुछ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेबर क्वेश्चन नहीं है, कोई ना कोई मेटरनल डिसऑर्डर है उसमें, या कोई पेल्विक डिफॉर्मिटी आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह के हमने सारे कंपाइल किए, यू विल लव दिस कोर्स। ओके अच्छा, ये बुक्स तो आप को मॉड्यूल वाइज जो भी आपका टेलर मेड कोर्स है उसको जरूर करानी चाहिए, एंड मैडम विल आल्सो डू इट। इसके बाद जो SBS और EM की उसका सोर्स है वो है RCOG ई लर्निंग, ये पेड सोर्स है, ठीक है। हर कोर्स ये खुद ही परचेज कर लेता है और फिर वो इसका कंटेंट कवर कराते हैं, हर कोर्स तो नहीं लेकिन जो भी मेजर या मेन कोर्सेज या फेमस कोर्सेज हैं। तो इस तरह से आप एक्चुअली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट से बच जाते हो, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है कॉलेज का अपना कोर्स, ये एग्जाम के एंड पे होता है, दे कॉल्ड इट बंडल रिवीजन कोर्स। ये भी काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन कोई भी अच्छा कोर्स इनके कंटेंट को खुद कवर करा देता है, कराना भी चाहिए, एंड मेडहोम भी ऐसे करता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो ये अवेलेबल भी है, RCOG ई लर्निंग का कोर्स ऑन एक्चुअली साइट, वहाँ से परचेज कर सकते हो। और रिवीजन कोर्स बाय कॉलेज, एग्जैक्टली दे विल सेंड यू ईमेल अगर आपने बुक किया एग्जाम, और फिर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से रिपीट भी होता है, क्योंकि उनका अपना कोर्स है, वो चाहते हैं लोग ज्वाइन करें क्योंकि इसमें रिपीट होता है। एनीवे तो हम इन बुक्स को ना मॉड्यूल वाइज रिपीट करेंगे, हम बुक वाइज बिल्कुल नहीं जाएंगे, दिस इज किलिंग। और व्हेन यू विल डू मॉड्यूल वाइज अल्टीमेटली आपकी सारी बुक्स हो जाएंगी। और ये बुक्स जो है ना, इनकी क्वेश्चन की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन कीज चेंज हो चुकी हैं। कि वो क्यों चेंज हो चुकी हैं? क्योंकि मैक्सिमम बुक्स तो अपडेट ही नहीं हुई ना। 2018 की है सर गुंजे की बुक, 2015 की है कोई बुक, सर गुनेश गुप्ता की बुक 2021 की है। इस तरह से के बाद जो गाइडलाइन अपडेट हुई है उनकी कीज अपडेट नहीं हुई, तो यू विल बी अगेन कि अब गलत तो याद नहीं कर लिया। तो व्हेन यू आर डूइंग योर मॉड्यूल तो यू नो कि ये अपडेट है, आराम से आप अपनी की अपडेट कर लोगे। अगर आप सही कर रहे हो पहली दफ़ा तो यू आर वेरी सेफ, लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा में गलत याद कर लिया है, उसको आपके दिमाग से निकालना और सही डालना ये बहुत मुश्किल है किसी भी मेंटर के लिए। एग्री एग्री महरीन साधना? यस मैम। ओके, तो पैटर्न में भी दिखाती हूँ SBS के कैसे होते हैं, और EMQ का भी दिखाती हूँ, बट मेक श्योर 1 मिनट देंगे SPA को। और ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस एग्जाम डे नहीं करनी, एग्जाम से 2 महीने पहले शुरू कर देनी है। हमारी वेबसाइट पे आपके मॉक ऐसे होंगे, टाइम बाउंड होंगे, तो अब आराम से टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लोगे, तो नथिंग टू वरी हेयर एज वेल। और when you will complete your course, theory course, right? So you will start your crash course in which you will do the past papers. और ये past papers 2015 से start होंगे और 2025 तक जाएंगे। और जो last paper है जुलाई 2025 का, I have actually compiled it with my actually students जो भी अभी जुलाई में अपेयर हुए थे। तो ये पूरा का पूरा पेपर जैसे ये एग्जाम में आया या बच्चों ने इसको रिकॉल किया, और एक एक क्वेश्चन को हमने एक ही तरीके से रिकॉल नहीं किया, उसमें डिफरेंट बस डाले हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन में किसी को याद पड़ता है कि फर्स्ट लाइन पूछा था, तो दूसरा कह रहे हैं नहीं फर्स्ट लाइन नहीं पूछा था, इनिशियल स्टेप पूछा था, तो वी विल टेल यू कि फर्स्ट लाइन क्या है, इनिशियल क्या है। तो ये 2 क्वेश्चंस बन गए ना।
तो इस तरह एग्जैक्टली MRCG 2 का जुलाई का पेपर वी कैन रिक्रिएट एंड वी आर एक्चुअली नियर टू कंप्लीट इट। तो ये पूरा पेपर फिर आपने उसी तरह 7 आवर में ज़रूर 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 कंप्लीट करना है। उसी तरह 3 आवर का पेपर 1 होगा, फिर ब्रेक होगी, फिर 3 आवर का पेपर होगा। तो अगर आप 7 आवर का स्टेमिना बिल्ड कर लेते हो बिफोर एग्जाम, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं है। मतलब लोग फेल क्यों होते हैं? लोग फेल इसीलिए होते हैं ना, टेलर मेड कोर्स नहीं मिलता उनको। वो फेल इसलिए होते हैं कि उनको मोटिवेशन नहीं होती, इंस्पायर नहीं करता मेंटर। वो फेल इसलिए होते हैं कि उनको हर चीज़ रैंडमली पढ़ाई जाती है, पढ़े जाओ पढ़े जाओ। टारगेटेड स्टडी का अपने एग्जाम का सही से उनको अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है? या वो फिर इसलिए होते हैं कि उनमें स्टैमिना नहीं होता। तो अगर आपने इन एरियाज़ पे पहले ही काम कर लिया है, तो मतलब हाउ यू कैन एक्चुअली फेल दिस एग्जाम, लेट मी नो। जब मैं ड्राइव करती हूँ ना, तो शुरू-शुरू में जब मैं ड्राइव करती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, नया उनका स्कूल जब हमने चेंज किया, तो उसमें बड़े खड्डे थे। मैं 2-3 दफ़ा बड़े बुरे खड्डे थे। 1-2 दफ़ा छोटे-छोटे एक्सीडेंट हुए। अच्छा, फिर मैंने वहाँ गाड़ी ड्राइव करती रही, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता होता था कि अब कौन-सा खड्डा आने वाला है। ठीक है? मैं उससे पहले ही स्पीड स्लो कर लेती, मुझे वो रट गए थे कर के। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज़ वेरी सेफ ड्राइवर। तो दिस इज़ लाइक दैट, कि जब आपको पता है कि MRCG 2 के रास्ते में क्या दिक्कत पेश आनी है, जिससे आपका एक्सीडेंट होगा, आप फेल हो जाओगे, आप पहले ही उनको याद कर लो। आपको पहले ही बता दिया जाए कि देखो ये होगा, ये नहीं करना ये होगा, ये नहीं करना। तो जो सारे डोंट्स हैं ना, वो हमें अच्छे से याद है, हो चुके हैं, कि जो आपने नहीं करने। और इन मॉड्यूल यू विल सी के आप उनको रिपीटेडली काउंटर चेक कर लोगे। मैडम ने बोला था ये स्टिकर लगाओ ना एग्जाम क्वेश्चन स्लाइड का, तो मैडम ने बोला था मैक्स स्टूडेंट्स ने ये किया था, आपने ये नहीं करना। तो जब आप पेपर दे रहे होगे, तो माय वॉइस विल बी गोइंग इन योर एयर। आप वो नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे इफ यू आर गुड स्टूडेंट, एंड आई बिलीव यू आर ओके। EMQs यूजुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पास होने के लिए। क्योंकि मैंने बोला ना, SBA गलत तो 1 नंबर गया, EMQ गलत तो समझो 2 नंबर गए। ओके, तो एक EMQ की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। ये एग्ज़ाम ना कंपटीशन बेस्ड है। मोस्टली स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते। आप तो करोगे इंशाल्लाह। तो आपके कंपटीटर को हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो बहुत सीख चुके हैं या वो होंगे जो 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कर चुके हैं। तो आपने इन दोनों से अच्छा परफ़ॉर्म करना है ना, ठीक है? तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। आपका दुश्मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने भी स्मार्ट तैयारी करनी है, ठीक है? तो मेरा एक रूल है, लाइक इफ़ आई एम कंप्लीटिंग 1 मॉड्यूल, जैसे आपका सब फर्टिलिटी 1 मॉड्यूल है, तो मैंने उसको ऐसे नहीं करना हाफ हार्टेडली कि चलो ये टॉपिक रह गया, ये चीज़ समझ नहीं आई, बाद में हो जाएगी। मैं कभी नहीं छोड़ती। अगर सब फर्टिलिटी का वो लास्ट डे है, तो आई एम ऑल रेडी टू गिव एग्जाम ऑन सब फर्टिलिटी। नेक्स्ट डे यू कैन, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम सब फर्टिलिटी, एंड आई हैव टू मेक श्योर माई सेल्फ कि मैं कोई चीज़ स्किप ना कर रही हूँ। तो इसी तरह इसी अच्छी तैयारी के साथ अगर हर मॉड्यूल जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जा रहे हो और आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप्स बनते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी बिग गोल अचीव करता है ना, या एकदम से बिग गोल अचीव कर लेता है। एकदम से बिग मॉड्यूल तो कंप्लीट नहीं होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, हर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली एज ए होल, लाइक एक्सपर्ट्स यू हैव टू डू, राइट? और देखो, गाड़ी का अगर ड्राइवर अच्छा है ना, तो वो आपको बचा लेता है तो if your tailor made mentor is expert and you know very well, so he will smoothly drive you in this journey, and you will actually inshallah will be successful and reach on your destination. तो शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल, कौन सा टॉपिक, क्या क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। इट शुड नॉट बी टोल्ड इन लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स, इट शुड बी टोल्ड यू इन एक्चुअली रेगुलर कोर्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला था, मेरा एक यूट्यूब सेशन है कि हाउ 200 क्वेश्चंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सिलेबस। ये आपने सुना भी होगा। किसने सुना है ये? किसी एक ने सुना है आप में से? सना, साजिदा, सुनिएगा सुनिएगा। अच्छा, सुना है? किसने सुना है? महरीन ने सुना है? तो जी जी महरीन, वो डिटेल जो सेशन था वो सुन के आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि बेसिकली लेबर से 12 SBAs आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, EMQs 12 आ रहे हैं, और उनके कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से वो ड्रिल करते हैं। तो व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम डूइंग लेबर,
और पोस्टमार्टम या इमरजेंसीज, तो यू एग्जैक्टली नो कि इसमें से 28 क्वेश्चन आने हैं लेबर से और ER से 25 आने हैं। यू एग्जैक्टली नो ये कंसेप्ट आने ही आने, चैलेंज होने ही होने, आप पहले ही रीड में इसको अच्छे से कर लोगे, यू विल बी वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड। तो ये सेशन आप सब सुनिएगा, मैं इसका लिंक लगा दूंगी। और जैसे यूरोगाइनी में 4 या 6 SBS आते हैं, 2 to 3 EMQs आते हैं, एवरी टाइम दे आस्क यू BPS EMQ, एवरी टाइम। मतलब वो पेपर ही क्या है MARCG 2 का जिसमें ब्लैडर पेन सिंड्रोम के 1 या 2 EMQs ना हो, और वो हमेशा स्टेप वाइज होते हैं, हमेशा। कब हिस्ट्री लेनी है, कब सिस्टोस्कोपी करानी है, कब आपने फर्स्ट लाइन पे जाना है, कब आपने सेकंड लाइन पे जाना है, और सेकंड लाइन और सेकेंडरी केयर में कब रेफर करना है, दोनों जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पहले ही पता होगा कि यूरोगायनेकोलॉजी वो मॉड्यूल है जिस पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसके इतने टॉप आर्टिकल हैं, करते रहो, फिर तो लग गए 2-3 महीने, ठीक है, फिर तो स्मार्ट स्टडी ना होगी। तो बेसिकली अगर टारगेटेड पढ़ा जाए यूरोगायनी को तो 8 के 8 एग्जाम क्वेश्चंस यू कैन इजीली अप्रोच, ठीक है। ओके, बाकी आपने, मैंने बोला ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, मतलब 18 मॉड्यूल्स हैं, आपने एक मॉड्यूल को अच्छे से कंप्लीट करना है, फॉरगेट अबाउट द 17 वन, देन थिंक अबाउट फर्स्ट कंप्लीट देन सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हर मॉड्यूल आपने अपने पैशन के साथ कंप्लीट किया है। आपका ड्राइवर भी पैशनेट है, आप भी पैशनेट हो, तो पॉसिबल है कि आप कोई कुछ स्किप करोगे, आपको पता है पहले ही किस रास्ते से जाना है और पास होना है। गॉट इट। इसी तरह आपने ये नहीं करना कि 4 महीने कैसे गुजरेंगे और इतना लंबा टाइम है, आपने सिर्फ आज के दिन का सोचना है, आज के दिन का प्लान करना है कि आज मुझे नाइस इनफर्टिलिटी करनी है, आज कल मैंने इसका मेरा क्विज है, दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट द होल सिलेबस। और इसी तरह ग्रेजुअली 1 by 1 आप हर टॉपिक करते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और यू नो हैव कवर्ड जॉइंट सिलेबस, ऑल GTGs, नाइस, टॉक्स, FSH, बैश, सिप्स, एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट ये साइकोलॉजिकल रिलीफ है आप लोगों के लिए कि आपने पूरे सब मॉड्यूल का नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपने जो भी मॉड्यूल आप कर रहे हो उसका सोचना है, और आपने सारे दिनों का नहीं सोचना, आपने आपने आज के दिन को सक्सेसफुल बनाना है। और आज का दिन सक्सेसफुल है तो इट काउंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कल कैसा होगा। ओके, और ये जो आज का दिन है ना, इसकी प्लानिंग आप रात को कीजिएगा अपनी, कैसे वो उठना है, हॉस्पिटल जाना है, ये टॉपिक कितने बजे करना है, इस सोर्स से करना है, एग्जैक्टली आपके टेलर मेड कोर्स में बता दिया गया है कि ये टॉक करना है, ये नाइस करनी है, ठीक है। और यू विल, और आपको तो मैं अभी बताती हूँ, और जिंदगी और भी आसान हो गई है इस कोर्स में पहली दफ़ा, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड एवरी टॉपिक इंडिपेंडेंटली। आपको डे 1 पे ही वो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, राइट। तो आपने पहले अपना लेक्चर सुना, लेट्स अज्यूम हम मेल फैक्टर का टॉक आर्टिकल कर रहे हैं, 2 टॉक आर्टिकल हैं, लेटेस्ट वन करना है और प्रीवियस वन की कुछ चीज़ें, दैट्स इट, कुछ टेबल्स हैं वो करनी होती हैं। तो ये 2 टॉक आर्टिकल इस करने हैं, आपने सुन लिए, सुनने के बाद आप रीड करें। सबसे जो अच्छी बात है मेट होम की वो ये है कि आपको पढ़ाया पहले नहीं जाता। अगर मैं बोलूँ ना GTG 200 पेज की आप पढ़ लो, ठीक है, पहले दिन में आप नहीं पढ़ सकते, और आपको क्या पता कैसे पढ़नी है, यहाँ तो 4 घंटे फालतू के बर्बाद हुए। अगर आपको वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की 200 की गाइडलाइन आप पहले सुन लो, और उसमें 1 आवर में आपको पता चल जाए कि इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या बज़वर्ड है, तो आफ्टर दिस 1 आवर लेक्चर व्हेन यू विल रीड दिस GTG, आपको वो बातें रिवाइज हो रही होंगी, आपने वो सुनी भी होंगी, आपको पता होगा व्हाट आर यूर कैच पॉइंट्स। तो ये 4 घंटे फालतू के नहीं लगेंगे आपके, आपको आप 30 मिनट में पूरी की पूरी 200 पेज की गाइडेंस स्क्रीन कर सकते हो। कैसा है सहर, इजंट इट बेटर वे कि आप सुने पहले मैम पढ़ें बाद में, या ये बेहतर है कि आप को एक प्लानर दे दिया जाए कि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आ जाओ टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और 6 दिन के बाद एक दिन आपको कहा जाए 4 घंटे बैठो और सारे टॉपिक सुनो, अब यू विल बी सैचुरेट, और पिछले 5 दिन तो बर्बाद ही गए ऐसा ही हुआ है ना।
तो इट शुड बी लाइक दैट कि एक टॉपिक आपको रोज बताया जाए, यू विल लिसन ओनली दैट टॉपिक लेक्चर, और उस वो लेटेस्ट अपडेट्स पे हो, कोई पुराना लेक्चर ना हो, रिसेंटली मेड फॉर यू रिकॉर्डिंग, जो एग्जाम के ट्रेंड्स हैं उसको फोकस करके, ठीक है। और उसके बाद आप उसको पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उसके क्विज़ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप अगेन अपने हैंडी पॉइंट्स, अपने माइंड मैप्स रिफाइन कर रहे हो, बिकॉज आपने मिस्टेक्स भी करनी है और बहुत सारी मिस्टेक्स करनी है। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चंस दूँ, 100 क्वेश्चंस, और आप उसमें से 80 ठीक कर लो और 20 आप खराब करो, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो आपने खराब किए हैं ना क्वेश्चंस, वो जाने वाले हैं। ऐसा ही है ना? कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, जो खराब किया या जो ठीक किया है? आपने अपने मेडिकल के कितने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक? जहां जहां आपने ब्लंडर किए हैं, आपके दिल पे कैसे वो रिटेन हो चुके हैं? भूले हो अभी तक? मुझे पता है, मेरे एफसीपीएस के वाइवा में मैंने जो ब्लंडर किया था अभी तक याद है, जो सही किया था वो मुझे नहीं याद। मैंने अपने MRCT एग्जाम में 100% स्कोर नहीं लिया था, 74 ही था। अच्छा, तो 74 मुझे याद भी नहीं कैसे आया, बट वो जो मैंने 16% खराब किए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो 16% में डेफिनेटली आप लोगों को बार बार कहूंगी कि देखो, मैंने ये मिस्टेक की थी, तुमने नहीं करनी। तो आपने बहुत गलतियां करनी है। आप इस नियत से कोई इसको स्किप ना करो, मॉक को स्किप ना करो कि गलत हो जाएगा। गलत ही तो करना है, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी ना, ठीक है। चलो, तो गलतियां बहुत सारी करनी है, डू मिस्टेक्स। ये पहला वो टेलर मेड कोर्स है, तुम्हें बता रहा है गलतियां करनी है, ठीक है। इसके बहुत सारे न्यू रूल्स हैं, इसमें आपने सुनना पहले है, पढ़ना बाद में है। आपने सही नहीं करना, आपने गलत करना है, ठीक है। ओके, बाकी आइडियल कोर्स की प्लानिंग कैसे होगी? देखो, दिस आर योर मॉड्यूल्स, ये पूरा सिलेबस है आपका। अर्ली प्रेगनेंसी छोटा मॉड्यूल है, 1 वीक में वी विल डू इट। एंटीनेटल बड़ा मॉड्यूल है, 2 वीक्स चाहिए। फेटल इन्फेक्शंस 1 वीक डूएबल। बड़ा मॉड्यूल है, मैटरनल मेडिसिन 2 वीक्स लगेंगे। लेबर एंड डिलीवरी 1 वीक। ऑब्स इमरजेंसीज 1 वीक। पोस्टमार्टम सबसे छोटा है, मतलब क्या है, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं 2-4, सेप्सिस है और क्या है, पोस्टमार्टम सेप्सिस या पायरेक्सिया या लैक्टेशन की ड्रग्स आ गई, तो 4 डेज में हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन 1 वीक, क्योंकि हमने फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ टेबल्स करने हैं। और FSRH के भी, और वो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, कुछ रूल सेट किए हैं। अच्छा, इसी तरह 1 वीक में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा, 1 वीक में सब फर्टिलिटी 40। अच्छा, सब फर्टिलिटी दोबारा इसलिए आया है कि अभी जो पहला वीक है वो ट्रायल वीक है, उसमें सब फर्टिलिटी में पढ़ाऊंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद कोर्स, मैक्सिमम मे बी विल थिंक कि वो ये उनका टेलर मेड कोर्स नहीं है, दे विल स्किप, ठीक है। तो आई विल रिवाइज इट। और वाई आई एम रिवाइजिंग इट, बेसिकली इसके बाद जनरल गाइनी करना है। जर्नल गाइनी में एंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, इम्यूनोरियाज हैं, ये सारे के सारे सब फर्टिलिटी के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए अगर राइट नो हम सब फर्टिलिटी दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमारी जनरल गाइनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जनरल गाइनी मॉड्यूल है, बेसिकली छोटी बहन है। जो सब फर्टिलिटी ना, ये जनरल गाइनी की छोटी बहन है। तो कभी भी सब फर्टिलिटी आपने अकेले नहीं करना, इसके साथ हमेशा जनरल गाइनी करना है, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसे फिर ऑन्कोलॉजी, फिर यूरो और सर्जिकल, और ये टोटल 17 वीक्स बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स या 124 डेज, एंड यू विल डू योर फर्स्ट रीड इजीली, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सीक्वेंस ऐसे नहीं बनाया मुंह उठा के कैसे ही कुछ, नो नो नो। देखो, एक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो वो कैसे आती है? अर्ली प्रेगनेंसी में आती है ना। अर्ली प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है 12 वीक्स के बाद, तो फिर उसका एंटीनेटल शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें कुछ इन्फेक्शन सिमट जाते हैं उसको, फिर उसमें कोई मेडिसिन हो, मेटरनल मेडिसिन, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी लेबर स्टार्ट हो जाती है, लेबर में इमरजेंसीज भी आ सकती हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम आ जाता है, फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन मांगती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस तरह एक ऑर्डर में चल रहे हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमने हार्ड वर्क नहीं करना, हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो इस तरह आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको बोला ना, दिस कोर्स इज नॉट एक्चुअली सेशंस, ऐसे नहीं है जो बोरिंग सेशंस हैं, दे आर मूवी फॉर यू। तो हर मूवी का आपने एक टॉपिक का रिकैप भी तो बनाना है, तो बड़ी अच्छे से आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ओके। इसके बाद गायनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें
सेक्सुअल FSH कवर करता है इसको, कॉन्ट्रासेप्शन कोर्स, सेक्सुअल हेल्थ को मतलब STDs को, फिर सबफर्टिलिटी बहन और ये जो जनरल गायनी ये बहन भाई हैं तो 7 हो जाएंगे। फिर अकलौते मॉड्यूल्स ही तो बचे हैं, ऑन्कोलॉजी, यूरोगायनी, तो ये एंड पे कर लेंगे। लेकिन जो सर्जिकल और क्लिनिकल गवर्नेंस है ये बड़े आपस में मिलते जुलते हैं। क्यों? सर्जरीज में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लीगल इश्यूज चलते हैं, उसको कौन भुगतेगा फिर? सारे असेसमेंट करनी है या इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी है, तो वो क्लिनिकल गवर्नेंस का पार्ट है। सी आई डिजाइन योर सिलेबस लाइक अ स्टोरी एंड यू विल एंजॉय इट। मजे का प्लानर है ना। चलो बाकी रिकैप सेशन आपका एंड ऑफ द डे होगा, उससे पहले फिर हम क्या कर रहे होंगे? ठीक है, सबसे पहले सिंपलेस्ट प्लान है कि सब फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी वेबसाइट लॉगिन करेंगे, सब फर्टिलिटी के सारे लेक्चर, सारे एक्चुअली जो भी नाइस टोग इसके सिप्स हैं वो आप सुनोगे। पहले दिन हार्डली 3 घंटे हैं जिसमें सब चीज़ें कवर हैं। ठीक है, अब आपने सब फर्टिलिटी सुन लिया है, सुनने के बाद आपने इसको पढ़ना है गाइडलाइन से। यहाँ सॉल्व क्वेश्चंस नहीं लिखना चाहिए, रीड गाइडलाइन आना चाहिए था। नहीं, वैसे मैंने सही लिखा है, इसकी भी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि सुन तो लिया है ना, और आई हैव मेक श्योर कि कोई चीज़ ना मिस हो आपके किसी भी इम्पोर्टेंट नाइस की या GTG की। जब आप सुनोगे तो आप इसको बेटर पोजीशन में होंगे कहने के लिए। ट्रस्ट मी, यू विल लव इनफर्टिलिटी। ओके, जब आपने इनफर्टिलिटी पढ़ लिया, आपको बता दिया मैंने कि कौन से एग्जाम क्वेश्चन हैं, कैसे अप्रोच करने हैं, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें अब आपने गलतियां करनी है। गलतियां तो करनी चाहिए, आई टोल्ड यू हमने गलतियां करनी है। तो आपने सुन भी लिया, आपने गलतियां भी कर ली। अब आप इसको रीड कर रहे हो ना, तो आप वो रीडर नहीं हो जो पहली दफा गाइडलाइन पढ़ रहा है, आप तो बड़े ट्राइड एंड टेस्टेड रीडर हो। आपने सुना भी है, आपने गलत भी किया है, अब आप इसको इसके माइंड मैप बनाओगे, इससे क्वालिटी माइंड मैप्स बनेंगे, आप अपने रूल सेट करोगे ऐसे जबरदस्त। एक्चुअली आपके अंदर से निकलने वाला है ना, जो कि मैं चाहती हूँ आप इंडिविजुअली निकालो अपने अंदर से। ठीक है, नाउ आपने अपने यहाँ इस पॉइंट पे आपने अपने नोट्स बनाने हैं, और डोंट मेक यूर लॉन्ग नोट्स। जो मेरा स्टडी मटेरियल है, जो मेरे सेशन की सारी स्लाइड्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। वो परफेक्ट है फॉर स्टडी नोट्स। नोट्स बनाना बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन वो जो माइंड मैप्स बना रहे हो ना, वो जरूर बनाना अपने हैंडी पॉइंट्स। वो एक पेज पे बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सर्वाइकल कैंसर बन गया ना एक पेज पे, इतनी लंबी फिगो है, एक पेज पे वो कंप्लीट हो गई। ओके, उसी पेज पे लिखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है इंपॉर्टेंट, और रिकरेंस में कैसे करना है। तो ऑलमोस्ट 80% सर्वाइकल कैंसर से कुछ भी आएगा उसी स्लाइड से कवर हो जाएगा। उसी तरह के माइंड मैप्स या वही स्लाइड या उसको मोर बेहतर करके, जो आपने गलतियां की वो भी ऐड करके आप अपने बना लोगे, और उसको अपने इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो, ताकि बाद में 5 दिन के बाद रिवाइज भी कर लो इसको आराम से। और रिवाइज कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट की वीडियो सुननी है, 1 मिनट के लिए वो एल्गोरिथम दोबारा हाथ से लिख लो, दैट्स इट। टाइम तो नहीं लगेगा ना। दोबारा से वो 3 घंटे का लेक्चर तो नहीं सुनना ना। अच्छा, जब हमने नंबर 1 पे आपने इनफर्टिलिटी के सारे टॉपिक्स सुन लिए, ठीक है, अब फिर हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, गलतियां कर ली, उन गलतियों से सीख के रीडिजाइन किए अपने माइंड मैप्स छोटे छोटे, ठीक है, और उनको सेव भी कर लिया फॉर रिवीजन। तो फिर हम मिलेंगे जूम पे। अब ये जो जूम सेशन है ना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो, आपके जो रिवाइज होते हैं ना एग्जाम में, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्होंने पूछना ही पूछना कि ओवुलेशन कब करनी है, कब नहीं करनी, IVF कब रिकमेंड करना है, IUI कब रिकमेंड नहीं करना। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अपने बज हैं, अर्ली ओवेरियन एजिंग के अपने हैं, ओवर एज के अपने हैं, ट्यूबल फैक्टर बंद है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ऑल दीज थिंग्स, एंडोमेट्रियोसिस में कैसे लेके जाना है, PID में कैसे लेके जाना है, OHSS कैसे लेके जाना है। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, इसमें हम एग्जाम में जो फर्टिलिटी के जो मैंने 8 क्वेश्चंस आपको बोले हैं ना, वो 8 कॉन्सेप्ट्स हम पहले सेशन के पहले 20-30 मिनट्स में सेट कर लेंगे वो रूल्स, और फिर उन रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे बाय हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, जो आपको टफ टाइम देंगे, आपको सोचने में मजबूर करेंगे। ठीक है, उससे आपकी थ्योरी दोबारा रिवाइज हो गई और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गई। देन वी विल डू द नेक्स्ट मॉड्यूल। गॉट इट? how is that simplest plan? ये रेयर है because no course is currently running such, क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट की जरूरत है। लेकिन ये सुनने में कैसा लग रहा है?
This is first time I am going to introduce this in IMRCG2 course. आपको ये प्लान समझ आया? वैसे अगर नहीं हुआ तो लेट मी नो, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। समझ आ गया कि पहले आपको आपके पोर्टल पे लेक्चर मिल जाएगा, आपने वो टॉपिक सुनना है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसको पढ़ना है, अपने माइंड मैप्स बनाने हैं, अपने वॉइस नोट्स बनाने हैं फॉर रिवीजन, और फिर हम मिलेंगे लाइव सेशन में और हम अपने रूल्स जो हमने जो एग्जाम कॉन्सेप्ट से बार बार जो है बन रहे हैं वो हम उनको ड्रिल करेंगे थ्रू प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्ट्रेट थ्योरी पढ़ने से नहीं एग्जाम पास होता, उस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसको पढ़ने से वो पास होता है। क्लियर हो इधर? ओके, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा। 100% आप इसको पास कर रहे हो, इस सब फर्टिलिटी को। अगर आप सब फर्टिलिटी पास कर रहे हो फिर हम चले जाएंगे जनरल गाइनी पे, वो पास कर रहे हो। अब हर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली पास कर रहे हो तो इंडिपेंडेंटली कलेक्टिवली आप पूरा एग्जाम ही पास कर रहे हो। अब इस तरह से पढ़ोगे तो क्या कहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको ना आता हो? ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि इस मॉड्यूल से 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 EMQs हैं, एंड आई नो 1 EMQ मस्ट बी फ्रॉम पेन, और उसके डिफरेंशियल में या तो OHSS निकलेगा, या टॉर्जन निकलेगी, या टॉपिक निकलेगा, या रप्चर निकलेगी, या PID निकलेगा। आई हैव टॉट यू हाउ टू एक्चुअली पिक इट। OHSS के पेन में दे विल गिव यू IVF ट्रीटमेंट हिस्ट्री, टॉर्जन में वो सडन पेन होगा आउट ऑफ नोवेयर, कुछ भी नहीं होगा, एकदम से उठ जाएगी रात को सोए सोए। एक टॉपिक में दे विल गिव यू एमेनोरिया, severe pain. Miscarriage में they will give you amenorrhea, more bleeding and less pain. Rupture में they will give you a cyst. PID में they will give you fever, no amenorrhea. तो आप आराम से पकड़ लोगे। ठीक है, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट्स जो है 8 इसके क्वेश्चंस हैं, और यही कंसेप्ट बार बार ड्रिल होंगे। तो जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा उसमें हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिलेबस कंपाइलेशन में वो पिछले 6 दिनों में काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी EMQ जैसे BS में कवर हो रहे होंगे, लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा उसमें हम बहुत टारगेटेड तैयारी करेंगे, बिकॉज ये एग्जाम हमने स्मार्ट स्टडी करके टारगेटेड तैयारी करके फर्स्ट स्टेप में पास करना है। ठीक है, और हमारे कंपिटिटर्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, या तो वो रिपीट कर रहे हैं या वो 3 दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं, बट हमने उनसे भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये टॉपिक्स होंगे ओव्यूलेशन के, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, उसमें क्या उसकी डेफिनेशन है, लाइक नॉर्मल ओव्यूलेशन है, सीमन भी नॉर्मल है, ट्यूब्स भी सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं हो रही प्रेगनेंसी, IUI कब करना है कब नहीं करना। दे ऑलवेज गिव 1 SPA ऑन टेस्टिकुलर फेलियर, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, उसकी बहुत सारी कॉजेज हैं जिसमें लेमम्स, आर्थराइटिस, कोई ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन, कैलामेन से दे विल गिव यू मतलब एनोजमिया देंगे, आप आराम से पकड़ लोगे, FSH कम होगा। लाइनी फिल्टर से हमेशा वो देते हैं, उसमें स्मॉल टेस्टीज होती हैं, कैरोटाइपिंग दे देते हैं, गायनोकोमेस्टेशिया दे देते हैं, ओलिगोस्पर्मिया दे देते हैं, FSH हाई दे देते हैं। ठीक है, OHSS से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना, या उसकी स्टेजिंग से आएगा, और IVF कॉम्प्लिकेशंस इंडिकेशंस पे आना। अब इनफर्टिलिटी में है ही क्या इसके अलावा? ठीक है, चलो। ओ यस, पहले तो आपको लगता है आप नहीं कर सकते इसको फर्स्ट को में, फिर आपको लगेगा सेकंड वीक में यू कैन डू इट, फिर आपको लगेगा आई वांट टू डू इट, देन यू विल से हाउ डू आई डू इट, then you will say I will try to do it, and then you will say I can do it, and once you will give do half syllabus with us, you will say yes I did it. आप syllabus complete कर चुके हैं and you are going to make it in first को। नोट्स कैसे बनाने हैं? वैसे नोट्स आपने नहीं बनाने, why you should make notes? इतने फालतू का इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं बनते, मैं मतलब बहुत काम दिल दुखता है इतनी कहानियां लिखते हुए, तो ना बनाएं। वी विल प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी नोट्स। आपने बस अपने छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं, हैंडी पॉइंट्स बोल लो या अपने माइंड मैप्स बोल लो, बिकॉज जो आप लेक्चर सुन ही रहे हो उन्हीं लेक्चर वो से आपकी पेज मेमोरी बन गई है, एंड दे आर योर नोट्स एंड दे आर विद यू टिल योर एग्जाम। हाउएवर इफ यू वांट टू रीड एनी टॉपिक, पहले उसको सर्वे करें अच्छा सा, और जो JDG में रिकमेंडेशंस है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो पूरी JDG इंपॉर्टेंट है, आई टोल्ड यू कि विद नाइस ये 70% आपका सिलेबस बनाती है, लेकिन इतनी भी पागलों की तरह इसको के पीछे नहीं पढ़ना, एक दफ़ा पढ़ ली पूरी तो बस काफ़ी है, लेकिन रिकमेंडेशन शुड बी ऑन योर टिप। बाकी आप देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन से बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि आपका मेंटर आपको बता रहा है।
जो में टेबल्स हैं, एल्गोरिथम है, फ्लो शीट्स हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नाइस में है, चाहे वो किसी टॉग में है, चाहे वो किसी सिप में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस करें, फालतू की ना करें, वो कौन सा याद रहती हैं, खाम खा ग्रे मैटर ऑक्यूपाई करती हैं हमारा, ठीक है। और अच्छा, रिकॉल की MRCG 2 की रिकॉल की ना इनसाइट MRCG 2 बुक भी है, लेकिन अभी आपको वो समझ नहीं आएगी। डोंट सब्सक्राइब दिस बुक जब तक एक दफ़ा पूरा सिलेबस नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं आपको क्रैश कोर्स में डिटेल में बता दूंगी। और दूसरा ये कि आपके ये जो हैंडी पॉइंट्स हैं या आपके जो वॉइस नोट्स हैं, ये कोई एक टाइम की बात नहीं है, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब एक्चुअली मैं कब से पढ़ा रही हूँ, 6-7 साल हो गए हैं मुझे। जब भी मैं कोई टॉपिक दोबारा से पढ़ाती हूँ, आई सी इट विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। मेरी रिवीजन नहीं होती, मेरा विजन ही रिव्यू हो जाता है। और आई कीप एडिंग थिंग्स। तो अच्छे क्वालिटी नोट्स एक दफ़ा नहीं बनते, या आप जितनी दफ़ा मिस्टेक्स करोगे इसमें आप अपने नोट्स में करेक्शंस करते रहोगे। तो प्रोडक्टिव टिप्स यही है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप बना लो हर मॉड्यूल का अपना, ठीक है, और उसमें स्क्रीनशॉट भेजते रहो, क्योंकि इन नोट्स को काबू करना, ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डिलीट भी हो जाए तो आप दोबारा से टेलीग्राम अकाउंट बनाओ तो वो रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। और आराम से मोबाइल खोला और फटाफट उस मॉड्यूल को रिवाइज कर लिया। हर 5 दिन के बाद आपने ज़रूर जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको एक दफ़ा देखना है। वो तभी पॉसिबल है, एक तो वो डुएबल हो और एक दूसरे लाइक छोटे हों, और वो आपके लिए एक्सेसिबल हो ईजी। मोबाइल हर एक के पास होता है। मेरे तो नोट्स गुम हो जाते थे, मतलब आई रिमेंबर मैं इतने दिल से बनाती थी। एक मेरी परसेंटेज की बुक थी एंड पे रिवाइज करनी थी, और जब रिवाइज करनी थी तभी नहीं मिलती थी। लाइक मैंने आज डायबिटीज़ रिवाइज करना है, वो तभी वो डायबिटीज़ के नोट्स नहीं मिलते थे। तो फिर मैं क्या करती थी, फाइनली तंग आके कि आई यूज़ टू टेक देयर स्क्रीनशॉट्स, तस्वीरें बना बना के मैं रख लेती थी, क्योंकि मोबाइल पे तो मिल ही जाता है ना। हाँ, बाकी कुछ टिप्स हैं कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम पढ़ेंगे कि प्रायर टू कंसेप्शन कोई डायग्नोज्ड मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा, जैसे PCM है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, पहले दफ़ा हुई है, दोबारा प्रेगनेंसी अलाउ करनी है, तो चेक पॉइंट है कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है ना वो ना हो, और इजेक्शन फ्रैक्शन मस्ट बी मोर देन 25%, देन यू विल अलाउ हाउ टू कंसीव। कोई ड्रग खा रही है तो 1 मंथ की कॉन्ट्रासेप्शन है या 3 मंथ्स की है, ठीक है। जैसे अगर कीमोथेरेपी ली है मोलर में तो 12 मंथ्स तक वो कंसीव नहीं कर सकती, बट अगर एक टॉपिक में ले लिया तो 3 मंथ है। इस तरह से हमने चेक्स बनाने हैं अपने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्या चेक्स हैं, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है कब लोपरिन लेनी है, कब नहीं लेनी। सेकंड ट्राइमेस्टर में किसका एनोमली कराना है, किसकी इको करानी है, किसका ग्रोथ स्कैन कराना है, किसका डोपलर कराना है। थर्ड में कि कौन हाई रिस्क है परपेटम लेबर, कौन नहीं है, कब किसको स्टीरॉइड देना है, किसको नहीं देना, किसको 38 पर डिलीवर करना है सेक्शन से, किसको 41+ तक लेके नहीं जाना, किसको इंडक्शन करनी है, और इंडक्शन भी करनी है तो किस बिशप पे कैसे करनी है, ठीक है। लेबर प्रोटोकॉल एस्थमा का अपना है, कार्डिक का अपना है, ITP का अपना है, डायबिटीज़ का अपना है, एनीमिया का अपना है, CVA का अपना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स। फिर एनेस्थीसिया किसी में GA दे सकते हैं, नहीं दे सकते, किसी में रीजनल नहीं दे सकते। पोस्टनेटल डिफरेंट है, किसी ड्रग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती। हर एक की कॉन्ट्रासेप्शन डिफरेंट है। CVS में UKMEC4 है सारे OCPs, लेकिन जेस्टेशन डायबिटीज़ में ये UKMEC1 है। कुछ डिजीजेज 80% रिकरेंस होती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, कुछ की नहीं होती। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग में हम मैटरनल मेडिसिन डिसऑर्डर्स करेंगे। 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। हाउ टू मेक ऑन्कोलॉजी नोट्स, 4-5 कैंसर्स हैं, हर कैंसर का एक पेज हम आप बनाएंगे। वैसे तो मैं तो वो डिटेल में पढ़ाना है हर, लेकिन आपके माइंड में ऐसे ऐसे होंगे कि बल्बल कैंसर है, स्टेज 1 2 3, कौन सी स्टेजेस हैं, ये ट्रीटमेंट है और ये इसकी रिकरेंस है। इसी एक बल्बल कैंसर से अगर एक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली स्टेज से आएगा या ट्रीटमेंट से आएगा, वो आपने पहले ही बनाया हुआ है, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर चुके हो। यूरोकाइनी तो बिल्कुल ही मजे की है ना, 8 क्वेश्चन आते हैं और हमेशा वही सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। उसकी स्टेप वाइज अप्रोच बना लो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो कैसे प्रोसीड करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 पे ब्लैडर डायरी है, MSU है, 2 पे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, 3rd पे अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा सेकंड लाइन पे आ जाओ मायरा बेगरन पे, और फाइनली आप अगर सेकंड लाइन फेल करा चुके हो तो फिर MDD में लेके जाओ, फिर डायनामिक्स और इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में जाओ, और लास्ट में फिर सर्जरीज हैं। सबकी टाइमलाइन मुश्किल है, एक दफ़ा सारी एक जगह पे लिख लो, एंड इन योर स्टडी नोट्स मैंने ये सारी एफर्ट पहले ही की हुई है फॉर यू पीपल। सो दिस इज़ द वे you will easily pass MRCG 2 in one go, provided that you are following the syllabus the way I am telling you, ठीक है। बस ये है, बाकी आगे मैंने क्या लिखा है उनका मुझे नोट्स। अच्छा,
स्लाइडें हैं खाली खाली, देख नहीं कुछ काम कर नहीं ऐसे ही। ओके, सो एनी क्वायरी, एनी क्वायरी? कोई क्वायरी नहीं है। आई थिंक सो, आई बिलीव, और मुझे एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यू फाउंड योर you will find your tailor-made course and your mentor who can inspire you and can actually drive you through this difficult exam, isn't it? Any query? Hmm? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मेरीन। मैडम ये पूछना था, ये जो आपने वीक डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो मतलब डेली का हमने खुद ही ये प्लान नो करना नो है नो कि नो, सबसे पहले जैसे विद डेट्स दे विल बी अवेलेबल। ये तो अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट होगा ना, जब कोर्स स्टार्ट होगा तो फिर आपको पता होगा कि 15 ऑफ जुलाई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट यू नो अर्ली प्रेगनेंसी, और 21 को ये खत्म हो जाएगा, 7 डेज कंप्लीट। अच्छा, दूसरी बात ये कि होल्ड ऑन, और आपको पता है पूरे 4 मंथ का डेट वाइज डेली प्लानर आपको पता है। तो अगर आपको लगता है कि कमिंग डेज में मुश्किल है मेरे लिए और शायद इस दिन शादी है, तो आप पहले ही वो टॉपिक कर सकते हो। मतलब लेट्स अज्यूम आपको पता है सेकंड वीक या 22 जुलाई को कहीं जाना है, तो वो टॉपिक आप पहले कर लोगे बिकॉज इट्स अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, स्टडी मटेरियल पहले ही कर लोगे। लेट मी टू एक्चुअली यस। अच्छा, ये स्टडी मटेरियल कैसे आपको, द मोमेंट यू विल लॉग इन, यस, जैसे ये आपकी जनवरी का पोर्टल है, इस पे सारे स्टडी मटेरियल अपलोडेड है, देख सकते हो। मेटरनल मेडिसिन, फर्टिलिटी बुक, कॉन्ट्रासेप्शन, लेबर 1 लेबर 2, ऑन्कोलॉजी, जनरल गाइनी, अर्ली प्रेगनेंसी, और लेट्स अज्यूम मैंने ये खोली हुई मेटरनल मेडिसिन की बुक, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसकी कंटेंट लिस्ट देखना तो आप वो भी देख सकते हो। मैडम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है या जस्ट स्टडी मटेरियल है? नहीं नहीं, लेक्चर्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। अभी तक जितने भी ओके। अपडेटेड कंटेंट है वो मैं इसमें रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। जैसे 2 पेज ऑन करती हूँ, बुक कंटेंट आ गया, ओके। हाँ, तो ये देखो, ये आपको पता है कि जैसे अब आप पढ़ना चाहते हो, आपके आज का टॉपिक है लेट्स अज्यूम एनीमिया अप्रोच 266, ठीक है। तो आपने ये बुक ओपन की और यहाँ आपने लिखा 266, ठीक है, आप एंटर कर दो। और ये ओपन क्यों नहीं हो रहा सही से? हाँ, ये हो गया। ये कुछ और ही ओपन हो गया, एनीमिया नहीं है, वेरी बनी। हाँ, ये रहा anemia, आ गया। तो लेट्स अज्यूम अभी, चलो ये तो खैर थैलेसीमिया निकला है। आज का टॉपिक जस्ट अज्यूम आपको बताया गया आज थैलेसीमिया करना है, आप अपने वेबसाइट पे गए, आपने ये नोट्स ओपन किए, मैंने बोला आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन 66 है, ये नोट्स हैं सारे। अब गाइडलाइन से ये चीज़ें इस तरह से नहीं लिखी हुई द वे आई मेड इट, पूरी गाइडलाइन से मैंने स्क्रीन किया है कि एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी नहीं में वो सारे इंडिसेस जो रिड्यूस होंगे वो साइड पे आ गए, जो इंक्रीज होंगे वो साइड पे हो गए, ठीक है। और ये टोग आर्टिकल है 207 का, इस पर कोई जीटीजी नाइस नहीं है इस टॉपिक पे, वी हैव टू डू दिस टोग, ठीक है। फेरेटिन के लेवल्स क्या हैं, तो ये इतना अच्छा फ्लैश कार्ड है, तो एग्जाम में लाइक आपको दिक्कत नहीं होगी ये सोचने में भी कि रिड्यूस किया हो रहा है, बिकॉज सब चीज़ें अलग से बता दी गई हैं, ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट सीबीसी, थैलेसीमिया की वेरियस टाइप्स में A2 क्या होगा, F क्या होगा, डेफिनेटली दे विल गिव यू फॉर इंटरप्रिटेशन, तो आप आराम से निकाल लोगे कि भाई ये तो F ज़्यादा है, ये थैलेसीमिया है, ठीक है। फिर इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं, अब ये मैंने गाइडलाइन से नहीं लिए, ये मैंने किसी और सोर्स से लिए हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते जीटीजी को, ऐसा नहीं है कि
वो चीज़ जो जीटीजी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो हम कहीं और से डालें। तो कहीं और से भी जो हमने एक्चुअली हेल्प ली है इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए, वो एक्चुअली सिमिलर है ऑन जीटीजी रूल्स, ठीक है? हाँ, फिर थैलेसीमिया के टाइप्स हैं, ये इंटरमीडिया क्या है, आपने ये सारा पढ़ लिया। ये बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को इसको इंटरप्रेट करना कि लीवर में आयरन कंटेंट क्या है, कैसे अप्रोच करना है। तो इस फ्लैश कार्ड से यू विल इजीली, आपने वो लेक्चर भी सुन लिया और आपने इसको पढ़ भी लिया पहले दिन ही। इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। या अगर ये थैलेसीमिया का टॉपिक लाइक आपको टाइम टेबल में बताया गया है कि ये हम करेंगे सितंबर में, और सितंबर में आप बिजी हो, यू आर एक्चुअली आप का रोस्टर बहुत हैवी चल रहा है, आपको लगता है कि सितंबर में आप नहीं कर पाओगे, आप इजी हो, तो आप अभी इसको टाइम दे के इस टॉपिक को कर सकते हो, और इजीली बाय दिस वे आप 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। गॉट इट? अच्छा, फिर हम यही नहीं रुके। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, ये थैलेसीमिया तंग करता है सिकल सेल के साथ। मुझे तो बहुत मिक्स होता है, तो मैंने कंपैरिजन आउटलाइन भी दी है। अच्छे नोट्स वही होते हैं ना कि कैसे कंपेयर करना है प्री प्रेगनेंसी इवेंट्स ऑफ थैलेसीमिया सिकल सेल, हालांकि ये 2 इंडिपेंडेंट गाइडलाइंस हैं। कंपैरिजन कैसे करना है, फिर दोबारा से कंपैरिजंस बनाया गया कि प्री नेटल टाइम पीरियड पे सिकल सेल को कैसे लेके चलना है, एंटीनेटल पे कैसे लेके चलना है। अगर आप ये टेबल करते हो तो पूरी गाइडलाइन में आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कंपेयर करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए कि मैंने प्री नेटल में सिकल सेल डिजीज़ को कैसे लेके चलना है। प्री नेटल में आपने जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी है, किसकी ईयरली करनी है, किसकी 5 ईयरली करनी है, किन किन लैब्स को रिपीट करना है, किस मेडिसिन को स्टॉप करना है, किसको स्टार्ट करना है। दैट्स इट। इसके लिए 4-5 पेजेस डीटीजी की आपको दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ेंगी, यू जस्ट हैव टू रीड दिस फ्लैश कार्ड। एंटीनेटल टाइम पे आपने क्या करना है और पोस्ट नेटल ऑब्वियसली, ठीक है? ये हमेशा एग्जाम क्वेश्चन आता है कि डंपा रिड्यूसेस क्राइसिस इन सिकल सेल। तो व्हेन यू विल बी डूइंग द लेक्चर तो आप इजीली जाएंगे, सब चीज़ें आपकी डे 1 पे अवेलेबल होंगी ऑन योर वेबसाइट। सो कैसे अवेलेबल होंगे, मैं अगर आपको दिखाती हूँ, ये सारी ऐसे अवेलेबल होंगे। होल्ड ऑन। कैन यू सी, दिस इज योर जनवरी 2026 कोर्स, और ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारे स्टडी नोट्स, सब फर्टिलिटी के, मैटरनल मेडिसिन के, बैश के सारे एल्गोरिथम्स, माइंड मैप्स मेड बाय मी, यू विल लव इट, फेटल इन्फेक्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, एंटीनेटल, ठीक है? और मीनवाइल देखो मैंने एंटीनेटल की बुक बनाई है अभी, और इसमें अभी आयुर्वेद अपडेट हुआ है, ठीक है? तो ये अपडेटेड है, मे बी आयुर्वेद की गाइडलाइन अभी रिसेंटली चेंज हो जाए, तो फिर आई विल टेल यू कि एंटीनेटल जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने डाउन कर लिया, बिकॉज आई एम अपडेटिंग न्यू स्टडी मटेरियल इन इट, ठीक है? तो आपको ये ई बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो इससे स्टडी सोर्सेज से, तो ट्रस्ट मी, आपको फालतू में बहुत सारी गाइडलाइंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समवन हैज़, you know, after so many sleepless nights, someone has really worked hard and smart here for you. तो every exam topic concept जो कि एग्जाम में आया है, आई हैवंट स्किप इट, आई हैव एडेड इट, और ज़्यादा ही होगा मे बी। ओके, लेकिन फिर भी जब आप लेक्चर सुन लोगे, यहाँ से स्टडी मटेरियल से पढ़ लोगे, तो फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू ओरिजिनल सोर्स से एक दफ़ा सर्वे ज़रूर करना, ठीक है? और जब आप ओरिजिनल सोर्स से एक दफ़ा सर्वे कर लोगे, तो 5-6 गाइडलाइन पढ़ने के बाद लेक्चर को जब आप कोरिलेट करोगे विद आवर स्टडी मटेरियल, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैडम ने कोई चीज़ छोड़ी तो है नहीं, तो फिर चलो इसी को ही कंटिन्यू कर लो। अच्छा देखो, जैसे मैटरनल मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स अज्यूम, तो मैटरनल मेडिसिन के सारे टॉपिक वाइज अपडेटेड लेक्चर्स यहाँ मौजूद, ठीक है? जैसे आज का टॉपिक है कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी, तो आपने इसका वेट नहीं करना, ये डे 1 पे सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, आपने बस इसको क्लिक करना है, ये ऐसे। अब वो भी जाओ ओपन, हाँ, इसमें सारे टॉग आर्टिकल्स कंपाइल हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पीपीसीएम, पोर्ट्स, मेटेलिक वेल, एरिथमियाज, और ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम, वीपीएन काफ़ी तंग करता है। जस्ट एक मिनट, अभी चलता है। मीनवाइल यू कैन आस्क एनी अदर थिंग।
तो द मोमेंट यू विल सब्सक्राइब, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर्स यू कैन एक्सेस, यू डोंट हैव टू वेट। और बट जो लाइव सेशंस हैं वो आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल होंगे, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होंगे, जिसमें हर मॉड्यूल के जो एग्जाम टेस्टेड डोमेन्स हैं हम उनके शुरू के सेशन के 30 मिनट्स में वो बनाएंगे और फिर हर क्वेश्चन पे उसको रिवाइज करेंगे। लाइक अगर हमने मेल फैक्टर आप सुन चुके हो, लेक्चर में पढ़ चुके हो, लेकिन जब हम लाइव सेशन पे कर रहे होंगे तो हम मेल फैक्टर की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम मेल फैक्टर अप्रोच के रूल्स पढ़ेंगे बाय 1 SBA और 1 EMQ। तो it will be like that. मैं VPN बंद कर दूंगी, शायद चलेगा नहीं इसकी वजह से। चलो अब हाउ ये लेक्चर चल रहा है इधर से ना, ये देखें, मैं इसको जरा When a patient becomes pregnant, certain heart disease, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनको आप डिजीज समझ रहे हो क्या वो वाकई डिजीज है, लाइक कोई मरमर मिल गया आपको। आवाज आ रही है? सॉरी, अब आवाज क्या कर रही है? हाँ अब आवाज आ रही है, लेक्चर की आवाज आ रही है? नॉर्मल होती, ठीक है, ये जरूर जानना चाहिए। फिर इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल हीमोडायनामिक चेंजिंग्स होती हैं इनसाइड प्रेगनेंसी, वो आपको बताना चाहिए ताकि आप उसको मिस्टेकनली लेबल ना करो कि ये कोई कार्डियक पेशेंट। ठीक है, तो बेसिकली 1 आवर का लेक्चर है, लेकिन इसमें सारे कार्डियक टॉक आर्टिकल आपको मिल रहे हैं। हम स्टार्ट फिजियोलॉजी से करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बनते रहें कि लाइक क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं प्रेगनेंसी में, क्या कम होती हैं, क्या चेंज नहीं होती, ECG की फाइंडिंग्स कैसे कैसे चेंज होती हैं, और ये आती भी है पेपर में। ठीक है, कितनी नेहा क्लासिफिकेशन है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इमेजिन मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ी है ये फ्लैश कार्ड बनाने में, but one exam question is mandatory to come from this source. Okay. अब ये दूसरा टॉक आर्टिकल शुरू हो गया है हार्ट फेलियर का PPCM के साथ। तो बेसिकली सिर्फ एक लेक्चर सुनना है 1 घंटे का, और आपके 7 टॉक आर्टिकल कार्डियक डिजीज के कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम डोमेन्स हैं, और ये डे 1 पे अवेलेबल है ना, अभी देख लिया आपने। तो इसी तरह बाकी टॉपिक्स हैं, और इसी तरह बाकी सारे मॉड्यूल्स रेडी हैं, लेकिन आई विल डाउन दोज टॉपिक्स जिसमें मुझे लगेगा कि इसमें इसको डिफरेंट अंदाज से फोकस करना है एग्जाम ट्रेंड देखते हुए, या ये अपडेट हो गया है। ठीक है, एंड आई विल मस्ट टेल यू इन लाइव सेशन जो कमिंग अप होगा, जिस जैसे मैटरनल मेडिसिन के 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होंगे, लंबा मॉड्यूल है ना, तो उसमें आई विल एक्चुअली टेल यू कि एग्जाम ट्रेंड्स क्या हैं, जुलाई में कौन कौन किस तरह से पूछा गया था और कैसे करना है। गॉट इट? ये सारे लेक्चर्स हैं मैटरनल मेडिसिन के, लाइक ये थ्रोम्बोम्बोलिज्म का, अस्थमा का, एपिलेप्सी, IHC, हाइपरटेंशन, आयरन डेफिशिएंसी, और टॉपिक वाइज है। अच्छा, अब ये हर 1-1 घंटे का तो है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, और इसमें साथ में हर एक के क्वेश्चंस भी साथ साथ बताए गए हैं। तो यू थिंक सो कि मैटरनल मेडिसिन के 2 या 3 सेशंस में कंप्लीट हो सकता है? लॉन्ग में ले लूँ? इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, 30 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो हर टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए ना। तो दैट्स वाई आई हेट टू टेक लॉन्ग थ्योरी सेशंस। I love to take टॉपिक वाइज शॉर्ट लेक्चर्स, और जो एफर्ट रियल करनी है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग लाइक एक्टिविटीज पे करो, जिसमें रियल हेल्प तो हो कि आपको पता तो कि एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन। गॉट इट? So this actually tailor-made course is breaking so many rules which all famous courses had actually said so far. So here we are going to end. If you want to join us, you can actually contact us. नंबर सब्सिडेंट आपको टेलीग्राम पे डिलीवर हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है,
टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी कहने वाली थी अल्लाह हाफिज तो बोल दो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर MS Sahar, सना आईफोन, डेजी एंड टेक्नो मोबाइल लिमिटेड एंड ऑल अदर्स जिनका नाम मिस हो गया। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि अभी इस कोर्स में का जो स्टार्टिंग 1 वीक है उसमें हम 50% ऑफ देंगे, और वो सारे फ्लायर्स और सोशल मीडिया पेजेस पे हम अपडेट कर देंगे। और फर्स्ट मॉड्यूल इज फ्री, यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब द कोर्स। ठीक है, एक्चुअली वी वांट टू एक्चुअली शो यू द फर्स्ट के हाउ वी आर गोइंग टू टीच। इफ यू थिंक सो इट इज रियली योर टेलर मेड कोर्स, then you can make your mind. तो बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट कोर्स, तो इसलिए रिफंड की भी ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं देगा आपको। ओके मैडम यस। मैं ये ऑलरेडी इस कोर्स में हूँ, मतलब मैंने ये आपके लिए भी ऑलमोस्ट जो है ऑप्शन ना है, 1 month। हाँ जी। आपके लिए भी नहीं है। रिफंड नहीं कह रही मैडम, अच्छा, बिल्कुल नहीं, मतलब मैं तो देखिए पहले से ही फोकस्ड हाँ हूँ कि मैंने ये मोटिवेटेड। लेना है। हाँ जी। अच्छा थैंक यू। अगर बाकी लोगों को जिन्होंने नहीं लेना तो वो बस ज्वाइन कर लें। वी आर नॉट आस्किंग यू मनी फॉर फर्स्ट मॉड्यूल, वी वांट टू डिलीवर एक्चुअली, we really want to show the difference कि how an ideal course should be। हम आपके स्टैंडर्ड इतने हाई कर देंगे तो फिर आप कहीं और सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।